जब पहली बार मैंने $10,000 कमाए तब मेरा चेहरा उस गंदे और बदबूदार कालीन पर टिका हुआ था जिसमें पुरानी बारिश और नाकामयाबी की महक भरी हुई थी। मुझे अभी अभी एक कन्वीनियंस स्टोर से सिर्फ 4 मिनट लेट होने की वजह से नौकरी से निकाला गया था। मैनेजर ने मुझे निकालते वक्त मुस्कुराया था, इसलिए नहीं कि 4 मिनट बहुत मायने रखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे किसी लाचार इंसान को नीचा दिखाते हुए देखना पसंद था। यह दुनिया ऐसे ही चलती है। लोग टैलेंट की झूठी तारीफ करते हैं और मेहनत की दाद भी तभी देते हैं जब इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन कामयाबी से पहले मेहनत सिर्फ गरीबों का एक काम थी जिस पर बड़े लोग हंसा करते थे। मैं 22 साल का था, पूरी तरह कंगाल, कुपोषित और एक ऐसे छोटे से कमरे में रहता था जहां गद्दे पर लेटे लेटे ही सिंक तक हाथ पहुंच जाता था। मेरी मेमोरी बहुत तेज थी और उस कॉलेज में टॉप मार्क्स थे जिसकी फीस अब मैं नहीं भर सकता था। बैंक अकाउंट में कुल $11 बचे थे। दरवाजे पर सिर पटकते मकान मालिक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसकी आवाज को इग्नोर किया, कालीन पर खुद को झुकाया और एक पुशअप लगाने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि मुझे लगता था कि कसरत मुझे बचा लेगी, मुझे बस खुद को यह साबित करना था कि मेरा अपने आप पर अब भी थोड़ा कंट्रोल है। पैसा चला गया था, नौकरी चली गई थी और पहचान तो कभी थी ही नहीं, लेकिन मेरा शरीर अभी भी मेरा था। मेरी बाहें कांपी, सीना कालीन से टकराया और मैंने खुद को ऊपर धकेला। तभी मेरे दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी, एक वैलिड पुशअप पूरा हुआ, रिवॉर्ड $10,000। मैं उसी पोजीशन में जम गया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंकिंग ऐप में नया बैलेंस दिख रहा था, $10,011। कोई और होता तो चीख पड़ता या रोने लगता। कोई बेवकूफ बिना सोचे समझे तुरंत 100 पुशअप्स और मार देता, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं धीरे से नीचे गया और दूसरा पुशअप पूरा किया। वही आवाज फिर आई, एक वैलिड पुशअप पूरा हुआ, रिवॉर्ड $10,000, नया बैलेंस $20,011। उसी पल मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई और उसी पल से मैंने सबसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं चमत्कारों पर भरोसा नहीं करता था। चमत्कार सिर्फ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके रूल्स अभी इंसानों को समझ नहीं आए हैं। तो अगले 6 घंटे मैंने अपने इस नए सिस्टम का टेस्ट लिया। खराब फॉर्म के साथ पुशअप करने पर $0, घुटनों के बल किया तो $2,000, एक हाथ से कोशिश की, मुंह के बल गिरा और $0 मिले क्योंकि वो अटेम्प्ट फेल हो गया था। 30 सेकंड तक नीचे रुकने पर एंड्योरेंस बोनस मिला। बैग में वजन रखकर पुशअप किया तो रिवॉर्ड डबल हो गया और जब मसल्स पूरी तरह थक चुके थे तब पुशअप करने पर रिवॉर्ड और बढ़ गया। इसके बाद मैं शहर में 1 मील पैदल चला, रिवॉर्ड $1,00,000। उसी स्पीड से दूसरा मील चला तो रिवॉर्ड घटकर $98,000 हो गया। दिलचस्प था, यह सिस्टम मुझे बिना दिमाग चलाए बार बार एक ही काम करने के पैसे नहीं देने वाला था। यह असली सुधार, असली दबाव और असली मुश्किलों को रिवॉर्ड देता था। आसान काम की वैल्यू कम होती गई और मुश्किल काम की वैल्यू बढ़ती गई। मैं जितना ताकतवर बनता, मुझे उतने ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ता। लेकिन पैसों से भी बड़ा एक और रिवॉर्ड था। 1 घंटा फोकस्ड फिजिकल ट्रेनिंग पूरी हुई, परमानेंट इंप्रूवमेंट अप्लाइड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, लुक्स, हेल्थ। मुझे अपनी हड्डियों में एक गर्म एहसास महसूस हुआ। मेरी सांसें आसान हो गईं और कंधों का दर्द गायब हो गया। जब मैंने शीशे में देखा तो बदलाव छोटा लेकिन साफ था। मेरा पोस्चर सीधा था, स्किन साफ दिख रही थी और आंखों में एक अलग चमक थी। यह सिस्टम मुझे सिर्फ अमीर नहीं बना रहा था, यह मुझे एक ऐसी मशीन में बदल रहा था जो और ताकत पैदा करती थी। सूरज निकलने तक मैं $8,60,000 कमा चुका था। मैं सिर्फ 3 घंटे सोया, बिना किसी थकावट के उठा और छत को देखकर मुस्कुराया। जिस मैनेजर ने मुझे निकाला था उसे लगा था कि उसने मेरा फ्यूचर छीन लिया है। सच तो यह था कि उसने मेरी आखिरी रुकावट भी हटा दी थी। मुझे ट्रेन करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई मुझे परेशान न करे, मेरी वीडियो न बनाए या कोई यह न नोटिस करे कि एक कंकाल धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा है। यह खोज मुझे शहर की सबसे सस्ती जिम में ले आई। एक पुरानी बॉलिंग एली के नीचे बनी इस जिम का साइन बोर्ड लटक रहा था। 2 ट्रेडमिल टूटे थे, 3 पंचिंग बैग्स थे और बदबू इतनी भयानक थी कि उसे भी एक दुश्मन माना जा सकता था। इसका मालिक मार्कस एक भारी भरकम इंसान था, गंजा सिर, खराब घुटना और 20 सालों से कमजोर लोगों को हार मानते देखने वाला एटीट्यूड। जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। फ्री ट्रायल के लिए आए हो? उसने पूछा। नहीं, मुझे यह पूरी बिल्डिंग 30 दिनों के लिए लॉक चाहिए। वह इतनी जोर से हंसा कि उसे काउंटर पकड़ना पड़ गया। मैंने टेबल पर $50,000 कैश रख दिए। उसकी हंसी वहीं रुक गई। वह पैसा सिर्फ जगह का नहीं था, वह उसकी खामोशी, खाने की डिलीवरी और बिना किसी सवाल के किसी भी वक्त ट्रेनिंग करने के हक का था। मार्कस ने पहले कैश देखा, फिर मुझे और फिर कैश को। लोग सोचते हैं कि पैसा सोच बदल देता है। ऐसा नहीं है। पैसा सिर्फ यह दिखाता है कि इंसान का कौन सा हिस्सा बिकने के लिए पहले से तैयार बैठा था। मार्कस ने पैसे उठा लिए। आधी रात को उसने बाहर से मेन गेट लॉक कर दिया।
अब मैं और सिर्फ भारी लोहा साथ थे। पहले दिन ने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं तब तक भागा जब तक मेरे फेफड़े नहीं जलने लगे, तब तक वजन उठाया जब तक हाथों की चमड़ी नहीं छिल गई, इतने पुशअप्स किए कि फर्श हिलता हुआ दिखने लगा, पंचिंग बैग पर तब तक पंच मारे जब तक कलाई में सूजन नहीं आ गई। हर घंटे यह सिस्टम मुझे परमानेंटली और ताकतवर बना रहा था। हर पूरा चैलेंज मुझे पैसे दे रहा था और हर बार गिरने के बाद अगला अटेम्प्ट और मुश्किल होता जा रहा था। जब मैं खड़ा नहीं हो पाता तो रेंगता था, जब रेंगना बंद हो जाता तो प्लैंक होल्ड करता, जब शरीर बिल्कुल जवाब दे देता तो स्क्वाट रैक के बगल में 43 मिनट सो लेता और फिर उठकर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। तीसरे दिन तक मैं बिना रुके 10 मील भाग सकता था। 5वें दिन तक मैं अपने वजह से डबल बेंच प्रेस कर सकता था। 7वें दिन तक शीशे में दिखने वाला चेहरा मुझे अपना नहीं लगता था। कंधे चौड़े हो चुके थे, चेहरा शार्प हो गया था और आंखों के नीचे के काले घेरे गायब थे। मेरी हर मूव एकदम सटीक थी। मैंने सिर्फ मसल्स नहीं बनाए थे, मैंने खुद पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। मार्कस हर सुबह खाना देने के लिए दरवाजा खोलता। शुरू में उसने मेरा मजाक उड़ाया, चौथे दिन उसने मजाक बनाना बंद कर दिया। 8वें दिन वह डबल खाना लाने लगा। 12वें दिन वह दरवाजे पर खड़े होकर मुझे उस ट्रेडमिल पर स्प्रिंट मारते हुए देखता रहा, जो सालों से खराब पड़ी थी और जिसे मैंने अपने रेस्ट टाइम में ठीक कर दिया था। तुम नॉर्मल नहीं हो, उसने कहा। मैं भागता रहा। नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल कमजोर लोग तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि दुनिया बदलना बंद कर दे। इसके बाद वह कुछ नहीं बोला। मैं अपने दिमाग में पूरा रिकॉर्ड रख रहा था। यह सिस्टम नई चीजों को पसंद करता था, रिस्क को रिवॉर्ड देता था और असली इरादों पर रिएक्ट करता था। अगर मैं नाटक करता कि कोई काम मुश्किल है तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अगर मैं सच में फेल होने का रिस्क लेता तो रिवॉर्ड कई गुना बढ़ जाता। इसलिए मैंने खुद को और ज्यादा तकलीफ देना शुरू किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लोहे की जंजीरें बांधी, सांस रोकने वाला मास्क पहनकर रनिंग की, एक पैर पर बैलेंस बनाकर वेट लिफ्टिंग की और लाइट ऑफ करके सिर्फ आवाज के सहारे ट्रेनिंग की। मैंने एक बैरल में बर्फ का पानी भरा और उसमें बैठकर दीवार से बंधे बैंड से कसरत की। हर नए तरीके ने मेरी कमाई बढ़ा दी। 10,000 अब 20,000 बन चुके थे, 1 लाख अब 5 लाख हो चुके थे। एक मुश्किल घंटा मुझे लाखों डॉलर दे रहा था। मेरे अकाउंट में पैसा इतनी तेजी से आ रहा था कि वो नंबर्स अब मुझे असली भी नहीं लगते थे। लेकिन पैसा सिर्फ जमा की हुई ताकत था। मुझे उसे देखकर खुश नहीं होना था। मुझे यह देखना था कि यह पैसा इस दुनिया से क्या क्या करवा सकता है। 15वें दिन मैंने वह पूरी जिम बिल्डिंग खरीद ली। मार्कस अपने फोन पर ट्रांसफर का मैसेज देखता ही रह गया। तुमने ये पूरी जगह खरीद ली? मैंने इसके ऊपर वाली खाली बॉलिंग एली भी खरीद ली है। वो जगह तो 12 सालों से खाली पड़ी है। तो फिर उसने काफी रेस्ट कर लिया। मैंने ऊपर काम करवाने के लिए क्रू हायर किया, बनी, जबकि मैं नीचे ट्रेनिंग करता रहा। उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं। उन्हें बस इतना पता था कि एक अनजान खरीदार 3 गुना पैसे दे रहा है और काम तुरंत खत्म चाहता है। दीवारें तोड़ी गईं, स्टील के पिलर्स खड़े किए गए। वो पुरानी बॉलिंग एली अब एक प्राइवेट ट्रेनिंग चैम्बर बन चुकी थी, जहां क्लाइंबिंग टावर्स थे, आइस पूल्स थे, प्रेशर रूम्स थे और छत पर एक शीशा था जो सीधे आसमान की तरफ खुलता था। मार्कस ये सब ऐसे देख रहा था जैसे उसके बेसमेंट में कोई ड्रैगन पैदा हो रहा हो। 20वें दिन तक उसने मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया था। मैंने मना किया तो वह और ज्यादा बॉस कहने लगा। 23वें दिन सिस्टम ने मुझे पहला स्पेशल मैसेज दिया। ग्रोथ थ्रेशोल्ड पूरा हुआ। बेसिक कसरत का रिवॉर्ड कम किया जा रहा है। बड़े रिवॉर्ड्स अब सिर्फ खास अचीवमेंट्स पर मिलेंगे। टारगेट, किसी बड़े फाइटर को हराओ, कोई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ो या किसी जानलेवा सिचुएशन से जिंदा बचो। मुझे इसकी उम्मीद थी। साधारण पुशअप्स से लाइफ टाइम पैसा मिलना आसान तो होता, लेकिन आसानी इंसान को कमजोर बना देती है। सिस्टम चाहता था कि मैं खेल को बड़े लेवल पर ले जाऊं और मैं भी यही चाहता था। मुझे अपने से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट चाहिए था। मार्कस को पता था कि ऐसा बंदा कहां मिलेगा। कोल, शहर का अनडिफीटेड प्रोफेशनल फाइटर जिसे सब एक चलता फिरता तूफान मानते थे। उसने 3 अलग अलग वेट कैटेगरीज में चैंपियनशिप जीती थी। उसने एक बार सिर्फ एक हल्के हुक से सामने वाले का जबड़ा तोड़ दिया था। उसके पास स्पोर्ट्स कारें थीं, शहर के बड़े बड़े स्क्रीन्स पर उसकी फोटो थी और उसमें वो एटीट्यूड था जो सिर्फ तब आता है जब हजारों लोग आपको दूसरों को पीटते हुए देखने के लिए टिकट खरीदते हैं। मार्कस ने मुझे कोल का एक वीडियो दिखाया जिसमें उसने 11 सेकंड में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। मैंने उसे 3 बार देखा। पहली बार उसकी स्पीड देखी, दूसरी बार उसकी आदतें और तीसरी बार उसका घमंड। हुक मारने से पहले उसका बायां कंधा थोड़ा उठता था और काउंटर अटैक के वक्त उसका वजन पीछे शिफ्ट होता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जीतने के बाद उसने क्या किया। उसने गिरे हुए फाइटर को नहीं देखा, उसने सीधे कैमरे को देखा। कोल जीत के लिए नहीं लड़ता था, वह सिर्फ तालियों और पब्लिसिटी के लिए लड़ता था और ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। मैंने मार्कस से एक 12 सेकंड की वीडियो अपलोड करवाई।
वीडियो में सिर्फ मेरे हाथ दिख रहे थे जो सस्ते ग्लव्स बांध रहे थे। चेहरा फ्रेम से बाहर था। लास्ट में स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, कोल मेरी जिम में 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। कोई गाली नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई नाम नहीं। 1 घंटे के अंदर वीडियो 20,000 बार शेयर हो गई। 3 घंटे के अंदर कोल का रिप्लाई आ गया। उसने कैमरे पर हंसते हुए उस बंदे को बर्बाद करने की धमकी दी जिसने यह पोस्ट किया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लोगों को लगा कि मैं कोल को चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह था कि मैं उसके घमंड को खींचकर एक पिंजरे में ला रहा था। अगले दिन मेरी बिल्डिंग के बाहर काली गाड़ियों की लाइन लग गई। पूरी सड़क पर कैमरे ही कैमरे थे। कोल अपने सफेद सूट में एंट्री मारता है, चेहरे पर वही पोस्टर्स वाला एटीट्यूड। उसके साथ ट्रेनर्स, सिक्योरिटी और लाइव स्ट्रीम की पूरी टीम थी। मार्कस ने घबराकर कहा कि प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा, प्रॉब्लम बिल्कुल सही टाइम पर आई है। मैं ग्रे स्वेटपैंट्स पहनकर बाहर निकला। शरीर पर कोई शर्ट नहीं थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 28 दिन पहले मैं एक थका हुआ, कमजोर स्टूडेंट दिखता था जो राह चलते लोगों से अनजाने में टकराने पर भी माफी मांगता था। लेकिन आज उनके सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। अब ट्रेनिंग के हर 1 घंटे ने मेरे शरीर को नया रूप दे दिया था। मेरी मसल्स बहुत बड़ी नहीं थीं, वे बैलेंस थीं, शार्प थीं और फुर्ती के लिए बनी थीं। सिस्टम ने मेरी ताकत के साथ साथ मेरे लुक्स को भी इतना बेहतर बना दिया था कि मैं किसी बॉडी बिल्डर जैसा नहीं बल्कि किसी मास्टरपीस जैसा दिखता था। कोल की मुस्कान आधे सेकंड के लिए फीकी पड़ी। मेरे लिए उतना ही काफी था। उसने मेरा नाम पूछा, एड्रियन। फिर उसने पूछा कि मैं किस रूल पर लड़ना चाहता हूं। 1 मिनट का वक्त है, तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम पर एक वार भी नहीं करूंगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कोल मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं कोई मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह मजाक नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ उसे हराना नहीं था। सिस्टम को एक ताकतवर अपोनेंट चाहिए था। अगर मैं पहले अटैक करके खेल खत्म कर देता तो शायद यह चैलेंज काउंट ही ना होता। मुझे दुनिया के सामने उसकी पूरी ताकत देखनी थी। मुझे उसे इतना गुस्सा दिलाना था कि वह अपना सब कुछ झोंक दे। इसलिए मैंने एक लाइन और जोड़ दी, अगर 1 मिनट खत्म होने के बाद भी तुम अपने पैरों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। कोल ने अपना जैकेट उतारा और केज के अंदर चला गया। मैं भी पीछे पीछे गया। टाइमर शुरू हुआ। कोल किसी मिसाइल की तरह मेरी तरफ झपटा। उसका पहला पंच मेरे चेहरे के ठीक बगल से हवा को चीरता हुआ निकला। मैं सिर्फ 1 इंच पीछे हटा। उसका दूसरा पंच मेरे कंधे के ऊपर से निकल गया। उसने किक मारी तो मैं उसके किक के दायरे में घुसकर उसके पीछे घूम गया और उसके मुड़ने से पहले वापस सेंटर में आ गया। मैंने उस पर हाथ भी नहीं उठाया और यही बात उसे सबसे ज्यादा पागल कर रही थी। उसने फिर अटैक किया। मैं हर पंच को बाल बाल चकमा दे रहा था। जब उसने स्पिनिंग किक मारी तो मैं नीचे झुक गया और उसके घूमते घूमते ही मैंने टाइमर चेक कर लिया। फिर मैंने केज की दीवार पर 2 कदम ऊपर दौड़कर बिना हाथों के उसके ऊपर से बैकफ्लिप मार दी। देखने वाली भीड़ चीख उठी। कोल का चेहरा बदल गया। अब वह शो ऑफ करने वाला फाइटर नहीं था। अब उसके अंदर का असली जानवर जाग चुका था। बढ़िया। उसने मुझे केज के कोने में घेरा और अपना वही खतरनाक लेफ्ट हुक मारा जिसने कई फाइटर्स का करियर खत्म कर दिया था। मैंने सिर्फ एक उंगली आगे की। उसका पूरा मुक्का मेरी उंगली की नोक से टकराया। उस इम्पैक्ट से मेरे पैरों के नीचे की मैट तक फटने लगी, लेकिन मेरा हाथ 1 इंच भी पीछे नहीं हिला। कोल वहीं जम गया। वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, पावरफुल अपोनेंट का फुल पावर स्ट्राइक न्यूट्रलाइजेज हुआ। स्पेशल रिवॉर्ड मल्टीप्लाई अप्लाइड। मैं खेल वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने टाइमर देखा, 8 सेकंड बाकी थे। कोल दहाड़ता हुआ मेरी तरफ भागा। मैं एक तरफ हटा, अपना पैर उसके टखने के पीछे फंसाया और 2 उंगलियों से उसके कंधे को दिशा दे दी। वह केज के पार उड़ा, दीवार से टकराया और टाइमर 0 होते ही सीधे पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। प्रोफेशनल अपोनेंट की हार कंफर्म। रिवॉर्ड $100 मिलियन। परमानेंट कॉम्बैट एडेप्टेशन अप्लाइड। मेरा शरीर एक बार फिर बदल गया। बाहर से यह बदलाव छोटा था, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे मेरी हर सीख को री रजिस्टर कर दिया गया हो। कोल की टाइमिंग, उसकी स्पीड, उसका बैलेंस, अब सब कुछ मेरे मसल्स की मेमोरी का हिस्सा बन चुका था। मैंने सिर्फ उसे हराया नहीं था, मैंने उसकी पूरी स्किल को एब्जॉर्ब कर लिया था। सूरज ढलने से पहले लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 40 मिलियन पहुंच चुकी थी। सुबह तक दुनिया ने मुझे एक नया नाम दे दिया, द घोस्ट एथलीट, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में मेरा नाम तक नहीं था। 3 दिन बाद कोल वो अकेले जिम आया। कोई सफेद सूट नहीं, कोई कैमरे नहीं। मैं छत के किनारे पर सिंगल हैंड पुशअप्स कर रहा था। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने ये सब कैसे किया? उसने पूछा। मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की, मैंने सच कहा। उसे यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि यह सच भी था और नामुमकिन भी। फिर उसने दोबारा फाइट करने की बात कही। मैं छत से नीचे कूदा।
हवा में एक बार घूमा और उसके बगल में लैंड हुआ। नहीं, मैंने कहा। उसके जबड़े बिंच गए। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी ट्रिक समझ जाऊंगा। मैं तुम्हें पहले ही समझ चुका हूं। मैंने उसे समझाया कि वह उन कमरों में सबसे ताकतवर बनने में सालों लगा चुका है जो सिर्फ फाइट के लिए बने हैं, जबकि मैं किसी भी कमरे का सबसे ताकतवर इंसान बन रहा था। कोल को मुझ पर हमला कर देना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ और पूछा। क्या मैं तुम्हारी जिम में ट्रेनिंग कर सकता हूं? तब मुझे समझ आया कि जीत मुझे दो बार फायदा दे सकती है, एक बार सिस्टम के जरिए और दूसरी बार वफादारी के जरिए। मैंने उसे रुकने दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जब चाहे मुझ पर अटैक कर सकता है, और जिस दिन वह जीत जाएगा यह पूरी जिम उसकी हो जाएगी। कोल मुस्कुराया। उसे लगा कि मैं उसे उम्मीद दे रहा हूं, जबकि मैं खुद को रोज एक नई चुनौती दे रहा था। अगले 2 हफ्तों तक उसने मुझ पर बिना बताए हमले किए, कभी ब्रेकफास्ट के वक्त, कभी स्विमिंग पूल में, तो कभी तब जब मैं छत से एक पैर के बल लटका हुआ था। एक बार उसने आधी रात को दरवाजा लात मारकर खोला और सीधे मेरे सिर पर मेडिसिन बॉल फेंक दी। मैंने आंखें खोले बिना ही बॉल कैच कर ली। हर हमले ने मेरी रिफ्लेक्सेस को और तेज बना दिया। मार्कस को यह सब बड़ा मजेदार लगता था, जब तक कि एक दिन कोल ने मुझ पर तब हमला नहीं कर दिया जब मार्कस सूप लेकर आ रहा था। उसके बाद मार्कस ने खाने के आसपास फाइट करने पर बैन लगा दिया। जिम अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। भले ही हमारे अलावा अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। बाहर रोज लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन बाहर खड़े लोगों में एक लड़की ऐसी थी जो मेरे लिए तालियां नहीं बजा रही थी। सेरीना, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। उसकी आवाज शांत थी, आंखें तेज थीं, और उसकी सबसे परेशान करने वाली आदत थी उन डिटेल्स को नोटिस करना जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर देते थे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने कोल को हरा दिया। उसे फर्क इस बात से था कि 1 महीने पहले एक स्टोर से निकलते वक्त मेरी फोटो में मेरे कंधे झुके हुए थे और गाल पर चोट का निशान था। उसने पुरानी फुटेज निकाली, मेरी बॉडी लैंग्वेज को मैच किया, और फिर मेरी अचानक आई दौलत, मेरी जिम और मेरे इस चमत्कारी बदलाव का हिसाब लगाने लगी। जिस दिन वह जिम के बाहर आई, उसने इंटरव्यू नहीं मांगा। उसने अपना फोन उठाकर मुझे 2 फोटो दिखाई, एक सिस्टम से पहले की और एक 30 दिन बाद की। तुम या तो इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो, उसने कहा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंसान। मैं मुस्कुराया। आखिरकार कोई समझदार इंसान मिला था। मैंने सेरीना को अंदर बुला लिया। मार्कस का कॉफी का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। 2 महीने से मैंने हर बिजनेसमैन, नेता और सेलिब्रिटी के लिए दरवाजे बंद रखे थे, और आज मैंने एक टूटे हुए फोन वाली रिपोर्टर के लिए गेट खोल दिया था। वह धीरे धीरे जिम में घूम रही थी, हर चीज को ध्यान से देख रही थी। उसने सिक्योरिटी कैमरे भी नोटिस किए। मैंने वे कैमरे चोरों के लिए नहीं, बल्कि खुद का रिकॉर्ड रखने के लिए लगाए थे, क्योंकि अगर सिस्टम अचीवमेंट्स पर रिवॉर्ड देता था तो प्रूफ होना जरूरी था। तुम्हारे पास कितना पैसा है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता। तुमने इतनी जल्दी अपनी बॉडी कैसे बदली? ट्रेनिंग से। क्या इसमें कोई ड्रग्स शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोल के साथ तुम्हारी फाइट फिक्स थी? तभी कोल ने पंचिंग बैग पर इतनी जोर से पंच मारा कि वह जंजीर से उखड़कर नीचे गिर गया। सेरीना ने जमीन पर पड़े बैग को देखा, फिर मुझे। आई गेस इसका जवाब नहीं है। वह चालाक थी, लेकिन चालाक लोगों की एक कमजोरी होती है, वे हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। मैंने उसे एक चैलेंज दिया। 12 दिन बाद सिटी मैराथन थी, जिसका रिकॉर्ड 16 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। मैंने सेरीना से कहा कि मैं बिना किसी प्रोफेशनल शूज या स्पेशल डाइट के वह रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? उसने पूछा। क्योंकि जब मैं यह रिकॉर्ड तोड़ूंगा तो मुझे एक्सपोज करने की कोशिश करने वाली सबसे जिद्दी रिपोर्टर को फिनिश लाइन पर खड़ा देखना चाहता हूं। यह एक जाल था। सिस्टम ने अब नॉर्मल रनिंग का रिवॉर्ड कम कर दिया था। मुझे एक बड़ा रिकॉर्ड चाहिए था, और वो भी 3 शर्तों के साथ। पहला, मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ना। दूसरा, नुकसान में रहकर शुरुआत करना। और तीसरा, रेस के दौरान एक जानलेवा स्ट्रेंथ चैलेंज पूरा करना। अगले 12 दिनों तक मैंने सेरीना को अपनी ट्रेनिंग देखने दी। यह जाल की पहली परत थी। जब भी वह आसपास होती, मैं जानबूझकर धीरे भागता, अपने दाहिने पैर में दर्द का नाटक करता। यहां तक कि कोल के साथ प्रैक्टिस करते वक्त मैंने जानबूझकर खुद को नीचे गिरने दिया। कोल तुरंत समझ गया था। उसने मुझे और तेज पंच मारा और मुस्कुराया। सेरीना को लगा कि मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं। उसने एक आर्टिकल छाप दिया कि मैं मैराथन में बुरी तरह फेल होने वाला हूं। यह जाल की दूसरी परत थी। जब पूरी दुनिया आपके फेल होने का इंतजार कर रही होती है तो सिस्टम का रिवॉर्ड और बढ़ जाता है। रेस वाले दिन 80,000 लोग सड़कों पर मौजूद थे। मैं एक नॉर्मल टी शर्ट, शॉर्ट्स और सबसे सस्ते जूते पहनकर पहुंचा। बाकी एथलीट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं गलती से किसी गलत जगह आ गया हूं। सेरीना स्टार्टिंग पॉइंट के पास खड़ी थी। उसने मेरे दाहिने घुटने पर पट्टी बंधी देखी और कहा, तुम्हें सच में चोट लगी है? नहीं। मैंने पट्टी उतारी। उसके नीचे 50 पाउंड 22 किलो का लोहे का वजन बंधा हुआ था। आसपास खड़ी भीड़ सन्न रह गई। तभी कोल दौड़ते हुए आया और दूसरा 50 पाउंड का वजन मेरे दूसरे पैर पर बांध दिया। सेरीना का चेहरा उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि मैंने पिछले 12 दिनों से कपड़ों के अंदर 100 पाउंड 45 किलो का वजन बांधकर ट्रेनिंग की थी। विसिल बजी। मैंने बाकी एथलीट्स को आगे निकलने दिया।
पहले मील तक मैं बहुत आराम से भागा, लोग हंसने लगे। तीसरे मील तक मैं सबसे पीछे था। टीवी एंकर इसे पब्लिसिटी स्टंट कह रहे थे। सेरीना एक मीडिया वैन से दूरबीन लगाकर मेरी हर चाल पर नजर रखे हुए थी। मुझे उसकी आंखों के पीछे का पूरा हिसाब किताब साफ दिख रहा था। फिर हम पहले पुल पर पहुंचे। रेस के रास्ते के ठीक बगल में कंस्ट्रक्शन की एक क्रेन खड़ी थी, जिससे लोहे का एक विशालकाय गार्डर लटका हुआ था। उस सुबह मार्कस ने उस 10,000 पाउंड लगभग 4,500 किलो वजनी लोहे के बीएम को नीचे उतरवा दिया था। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छुपा हुआ नियम नहीं, बस पब्लिक के बीच रखा 5,000 किलो का लोहा। मैं दौड़ते दौड़ते रुक गया। देखने वाली भीड़ की सांसें थम गईं। मैं उस गार्डर के पास गया, नीचे झुका और उसे पकड़ने की स्ट्रैप्स को कसकर थाम लिया। क्रेन ऑपरेटर ने दबाव छोड़ दिया। एक पल के लिए 10,000 पाउंड का पूरा वजन सीधे मेरी बॉडी पर आ गया। मेरे जूतों के नीचे सड़क की कंक्रीट में दरारें पड़ गईं और फिर मैं सीधा खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में सिस्टम गूंजा। पब्लिक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अचीवमेंट कंफर्म। रिवॉर्ड $250 मिलियन। परमानेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज अप्लाइड। आगे निकल चुके रनर्स जब पुल के दूसरे कोने पर थे, तब मैंने उस पूरे लोहे के बीएम को अपने सिर के ऊपर उठा रखा था। सारे कैमरे झूम इन हो गए। मैंने सेरीना की मीडिया वैन की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी। फिर बीएम को नीचे रखा, अपने पैरों में बंधे वजन उतारे और असली दौड़ शुरू की। यह बहुत अलग एहसास था। हफ्तों तक वजन बांधकर दौड़ने के बाद अब मेरे पैर हवा में तैर रहे थे। मैं पुल पर इतनी तेजी से भागा कि कैमरे वाली बाइक भी मेरी स्पीड से मैच नहीं कर पाई। 10वें मील तक पहुंचते पहुंचते मैंने अच्छे अच्छे रनर्स को पीछे छोड़ दिया। हर एक कदम लंबा, स्मूथ और पावरफुल होता जा रहा था। 15वें मील तक मुझे सबसे आगे चल रहा ग्रुप दिखने लगा। 18वें मील तक उन्हें अपने पीछे भीड़ के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। और 20वें मील तक मैं उन सबसे आगे निकल चुका था। मैं थका हुआ नहीं लग रहा था, मैं बस उस दूरी को खास अहमियत नहीं दे रहा था। आखिरी 6 मील मेरे और घड़ी के बीच की रेस बन गए। पुलिस की गाड़ियां रास्ता खाली करवा रही थीं, ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। पूरा शहर उस काले बालों वाले लड़के को देख रहा था जिसने 5,000 किलो का लोहा उठाया, पैरों के वजन फेंके और मैराथन को एक स्प्रिंट बना दिया। सेरीना मेरे फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह घड़ी के पास खड़ी थी जहां टाइमर रुकने वाला था। मैंने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करते हुए रेस पूरी की। ऑफिशियल एंड्योरेंस रिकॉर्ड ब्रोकन। रिवॉर्ड $500 मिलियन। परमानेंट स्टैमिना इंक्रीज अप्लाइड। एक्सट्रीम डिसएडवांटेज में पब्लिक अचीवमेंट कंफर्म। बोनस रिवॉर्ड $300 मिलियन। भीड़ का चिल्लाना बंद होने से पहले ही मेरी हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। मैं बैरियर पर चढ़ा, एक हाथ हवा में उठाया और पूरे शहर को जश्न मनाने दिया। यह तो वो दिखावा था जो सबने देखा, लेकिन असली बात तो इसके 30 सेकंड बाद हुई। सेरीना मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक अलग सी हैरानी थी। उसे लगा था कि मेरे इस बदलाव के पीछे कोई साइंस होगा, कोई गैर कानूनी ड्रग, कोई छुपी हुई मशीन या साइंटिस्ट्स की टीम। लेकिन दुनिया की कोई ड्रग 5,000 किलो का वजन नहीं उठवा सकती थी। कोई मशीन इतनी स्पीड नहीं दे सकती थी। उसने फुसफुसाते हुए वही सच कहा जो केवल वही समझ सकती थी। तुम तब और स्ट्रांग बनते हो जब तुम नामुमकिन काम करते हो। मैंने सामने दिख रहे कैमरे में देखा, फिर उसके करीब झुककर धीमे से कहा, और तुमने इसे नामुमकिन बनाने में मेरी मदद की। उसके आर्टिकल ने लोगों के मन में शक पैदा किया था। उसकी मौजूदगी ने इस अचीवमेंट को सच साबित किया। उसके इसी शक ने मेरे रिवॉर्ड को कई गुना बढ़ा दिया था। पहली बार सेरीना के चेहरे पर मेरे लिए एक खौफ दिखा। इसलिए नहीं कि मैं ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उसकी बुद्धिमानी को अपनी ट्रेनिंग का सामान बना लिया था। उसी रात मैंने अपनी जिम के आसपास का पूरा ब्लॉक खरीद लिया। अगले दिन से ही मैंने उन इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। शहर को लगा कि मैं कोई लग्जरी टावर बनाऊंगा, लेकिन मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। इमारत के बाहर गोल घूमता हुआ एक रनिंग ट्रैक था। 2 टावर्स के बीच हवा में लटकता हुआ ट्रांसपेरेंट स्विमिंग पूल था। मैकेनिकल आर्म्स जो अचानक भारी चीजें फेंकती थीं, हिलते हुए फर्श, घूमती हुई दीवारें और एक ऐसा चैम्बर जो गर्मी, सर्दी, हवा का दबाव और थकावट सब एक साथ क्रिएट कर सकता था। और सबसे ऊपर एक गोल अरीना जिसकी छत सीधे आसमान की तरफ खुलती थी। मार्कस ने इसे पागलपन कहा, कोल ने इसे खूबसूरती कहा, सेरीना ने इसे सबूत माना और मैंने इसे अपना नया घर कहा। मैंने उस इमारत के नीचे कंक्रीट की दीवारों के बीच एक साफ सुथरा काला कमरा बनवाया, बिना किसी मशीन के। वो मेरी सोचने की जगह थी। शरीर की ताकत तब तक बेकार है जब तक उसे कंट्रोल करने वाला दिमाग सबसे आगे ना हो। मैंने एक ओपन चैलेंज का ऐलान किया। कोई भी उस टावर में आ सकता था। जो भी सबसे ऊपर पहुंचेगा उसे $10 मिलियन मिलेंगे और अरीना में मुझसे फाइट करने का मौका मिलेगा।
कोई नियम नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ अपनी ताकत साबित करो, दौड़ो, चढ़ो, सहो और आगे बढ़ो। शनिवार को जब टावर खुला तो 10,000 लोग आए। 9,000 लोग तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही पीछे हट गए। पहला फ्लोर बिना बताए झुक जाता था, दूसरे फ्लोर पर बर्फ जैसी ठंडी बारिश होती थी, तीसरे फ्लोर पर भारी वजन उठाकर हिलती हुई पट्टियों पर चलना पड़ता था। मैं ऊपर से सब देख रहा था। ज्यादातर लोग मुझे गालियां दे रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ हंसते हंसते आगे बढ़ रहे थे। मुझे बस उन्हीं लोगों से मतलब था। कोल मुझे बिना बताए उस चैलेंज में घुस गया। 6 घंटे बाद वह अरीना में पहुंचा। एक आंख के ऊपर से खून बह रहा था और एक पैर में जूता भी नहीं था। लाइव स्ट्रीम देख रहे लाखों लोग चिल्ला पड़े। वह पहले ही मुझसे करोड़ों कमा चुका था, लेकिन उसे पैसों से मतलब नहीं था। उसने अरीना के बीच में इशारा किया। मैं आगे बढ़ा। हमारी फाइट सिर्फ 47 सेकंड चली। वह पहले से ज्यादा तेज और चालाक हो चुका था। मेरे साथ रहकर वह बदल गया था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी एक उंगली से उसके माथे पर हल्का सा टच किया। उस कंट्रोल्ड फोर्स ने उसे हवा में उछाल दिया और वह फिसलते हुए अरीना के किनारे जा गिरा। वह जमीन पर लेटा छत को देखता हुआ जोर जोर से हंसने लगा। सिस्टम ने मुझे एक बेहतर प्रतिद्वंद्वी को हराने का रिवॉर्ड दिया और कोल को पैसों से भी बड़ी चीज मिली। यह सबूत कि उसकी ताकत की लिमिट अब बढ़ चुकी है। डेगे असेंशन पूरी दुनिया का पागलपन बन गया। लोग सिर्फ उसमें जाने के लिए ट्रेनिंग करने लगे। मैंने अंदर आने का एक भी पैसा नहीं लिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अरबों रुपए खर्च करने वाला इंसान फ्री में पैसे क्यों बांट रहा है। सेरीना समझती थी। यह कोई बिजनेस नहीं था, यह एक फिल्टर था। जो भी अंदर जाता वह यह दिखा देता कि वह डर, दर्द और नाकामी को कैसे हैंडल करता है। मैं इंसानी हौसले का एक नक्शा बना रहा था। सेरीना ने उस काले कमरे में मुझसे पूछा, तुम लोगों को चुन रहे हो? हाँ। किस लिए? मैंने अभी यह तय नहीं किया है कि मुझे इस दुनिया का कितना हिस्सा चाहिए। वह मुझे घूरती रही, फिर एक हल्की सी मुस्कान दी। यह किसी दोस्त की मुस्कान नहीं थी, यह उस इंसान की मुस्कान थी जिसने भूल भुलैया के बीच पहुंचकर देखा कि राक्षस वहीं उसका इंतजार कर रहा था। इस बीच सिस्टम अब और बड़े चैलेंजेस मांग रहा था। नॉर्मल स्प्रिंट का रिवॉर्ड मेरी पहली फाइट से भी कम हो चुका था। मैसेज साफ था, मुझे ऐसा खतरा चाहिए था जिसका नाटक न किया जा सके। तो मैंने अनाउंस किया कि मैं बिना किसी नाव के अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन पार करूंगा। लोग इंटरनेट पर बहस करने लगे कि क्या मैं तैर कर जाने वाला हूं। नहीं, मैं दौड़ कर जाने वाला था। मेरी इंजीनियर्स की टीम ने डाइनिंग टेबल के साइज के तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स बनाए और उन्हें समुद्र में एक लाइन से बिछा दिया। हर प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही वह नीचे डूबने लगता था। आगे बढ़ने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म से छलांग लगाकर दूसरे पर पहुंचना था, इससे पहले कि पिछला वाला लहरों में डूब जाए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं लाखों लोगों के सामने किनारे पर खड़ा था। आसमान में काले बादल छाए थे। लहरें इतनी तेज थीं कि पहले ही प्लेटफॉर्म को उखाड़ रही थीं। मैंने दौड़ना शुरू किया। पहले 10 प्लेटफॉर्म आसान लगे, अगले 10 जोर जोर से हिल रहे थे। 30वें प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते मैं किनारे से सैकड़ों गज दूर काले पानी के ऊपर दौड़ रहा था और पीछे का रास्ता डूबता जा रहा था। ओपन वाटर एक्सट्रीम अनस्टेबल स्प्रिंट कंफर्म। डिफिकल्टी मल्टीप्लाई राइजिंग। हवाएं तेज हुईं। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। 50वें प्लेटफॉर्म पर मेरे ठीक पीछे बिजली गिरी। 60वें प्लेटफॉर्म पर एक विशाल लहर ने आगे के 3 प्लेटफॉर्म्स को निगल लिया। मुझे इसी की उम्मीद थी। मैंने छलांग लगाई, गायब हो चुके रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि पानी की उस विशाल दीवार की तरफ। मैंने लहर के सीने पर अपना एक पैर जमाया और उसके ढलान पर तिरछा दौड़ने लगा। 3 नामुमकिन कदमों के लिए समुद्र ही मेरा रनिंग ट्रैक बन चुका था। लहर की चोटी पर पहुंचकर मैंने हवा में छलांग मारी, गायब हुए गैप को पार किया और अगले प्लेटफॉर्म पर इतनी जोर से लैंड हुआ कि उसके 2 टुकड़े हो गए। कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। आखिरी प्लेटफॉर्म किनारे से 1 मील दूर था। जब मैं वहां पहुंचा तो आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अनंत महासागर। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सारे प्लेटफॉर्म्स एक एक करके डूब चुके थे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने यह चैलेंज ही ऐसे डिजाइन किया था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो, क्योंकि यह सिस्टम असली रिस्क को नापता था। रेस्क्यू बोट्स मेरी तरफ आ रही थीं, लेकिन तूफान की वजह से धीमी थीं। तभी मेरे नीचे का आखिरी प्लेटफॉर्म भी गायब हो गया। मैं सीधे महासागर में जा गिरा। ठंडा पानी मेरे सिर के ऊपर आ गया। लहरें मुझे नीचे खींचने लगीं। जूते भारी लगने लगे। बहाव मेरे शरीर को मोड़ने लगा। ऊपर पानी की सतह पर बिजली की चमक दिख रही थी। मैं बोट्स की तरफ नहीं तैरा, मैं और गहराई में उतरने लगा। दुनिया को लगा कि मैं घबरा गया हूं, लेकिन सेरीना जानती थी। वह मेन बोट पर खड़ी चिल्लाकर कैमरा क्रू से कह रही थी कि मेरे हाथ में लगे ट्रैकर का सिग्नल रिकॉर्ड करते रहें। 100 फीट नीचे पानी का प्रेशर सीने को दबाने लगा। 200 फीट नीचे सूरज की रोशनी गायब हो गई। 300 फीट नीचे मेरा शरीर सांस के लिए तड़पने लगा, लेकिन मैं नीचे
और नीचे जाता रहा। सिस्टम फिर से गूंज उठा। बिना किसी ब्रीदिंग इक्विपमेंट के एक्सट्रीम गहराई तक पहुंचने का अचीवमेंट। रिवॉर्ड मल्टीप्लाई एक्टिवेटेड। परमानेंट लंग कैपेसिटी इंक्रीज अप्लाइड। दर्द अब गायब हो चुका था। मैं और गहराई में तैरने लगा। मेरा प्लान बहुत सीधा था। सतह पर किए गए चैलेंज ने मेरी एक्सप्लोसिव मूवमेंट को ट्रेन किया था और समुद्र की यह गहराई दबाव में मेरी सहन शक्ति को ट्रेन करने वाली थी। मैंने दोनों चैलेंजेस को एक साथ जोड़ दिया था ताकि कोई यह न कह सके कि यह सब पहले से फिक्स था। 500 फीट नीचे। सिस्टम ने मुझे फिर रिवॉर्ड दिया। 700 फीट नीचे। मेरे ट्रैकर का सिग्नल झिलमिलाने लगा। 900 फीट नीचे। सेरीना की स्क्रीन से भी मेरी लोकेशन गायब हो गई। दुनिया भर की लाइव ऑडियंस एक खाली नक्शे को देख रही थी। पूरे 80 सेकंड के लिए दुनिया को लगा कि मैं मर चुका हूं। और तभी समुद्र में एक बड़ा धमाका हुआ। मैं पानी की सतह को चीरता हुआ किसी मिसाइल की तरह 20 फीट ऊपर हवा में उछला। मेरे शरीर से पानी की धारें बह रही थीं। हवा में एक बार घूमकर मैं सीधे रेस्क्यू बोट के अगले हिस्से पर अपने पैरों के बल लैंड हुआ। मार्कस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कोल पागलों की तरह हंसने लगा, लेकिन सेरीना न हंसी न बेहोश हुई। वह मेरी तरफ देख रही थी। मेरी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थीं, जैसे मैं कोई लंबी वॉक करके आया हूं। एक्सट्रीम ओपन वाटर सर्वाइवल कंफर्म। रिवॉर्ड $1 बिलियन। परमानेंट एक्वाटिक एडेप्टेशन अप्लाइड। कंबाइंड चैलेंज बोनस $3 बिलियन। मैंने सीधे कैमरे में देखा, गीले बालों को आंखों से पीछे किया और कहा, अगली बार समुद्र थोड़ा और बड़ा लाना। यह एक लाइन नाव के किनारे पहुंचने से पहले ही पूरी दुनिया में छा गई और इसी लाइन ने ग्रांट का ध्यान मेरी तरफ खींचा। ग्रांट पहला ऐसा अमीर इंसान था जिसे मैं मिला था जो पैसों को एक चीज नहीं बल्कि मौसम की तरह समझता था, जो हर जगह मौजूद रहता है। वह एनर्जी कंपनियों, मीडिया नेटवर्क्स, प्राइवेट अरीना और आइलैंड्स का मालिक था। उसके पास इतना असर था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसकी बात खत्म होने से पहले ही हंस देते थे। वह मुझसे मिलने नहीं आया। उसने मेरी टावर के ठीक सामने वाली पूरी बिल्डिंग खरीद ली, उसकी छत तुड़वाई और वहां एक विशाल कुर्सी लगवा दी जो सीधे मेरे टॉप फ्लोर अरीना की तरफ देखती थी। फिर वह ढलते सूरज के साथ चाय पीते हुए मेरे नोटिस करने का इंतजार करने लगा। मैंने उसे तुरंत देख लिया था, पर मैंने उसे 3 घंटे इंतजार कराया। जब मैं आखिरकार सड़क पार करके उसके पास गया तो मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपने टावर की छत से कूदा, पूरी चौड़ी सड़क को हवा में पार किया और उसकी चाय की एक बूंद भी छलकाए बिना सीधे उसकी कुर्सी के बगल में लैंड हुआ। ग्रांट ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। अब मुझे समझ आया कि सब तुमसे इतना डरते क्यों हैं। वे अभी डरे नहीं हैं, मैंने कहा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आखिरकार इस दुनिया ने मेरे सामने एक ऐसा इंसान भेजा था जो मेरी एम्बिशन को समझ सकता था। ग्रांट ने मुझे पैसे ऑफर नहीं किए, यह हम दोनों की इंसल्ट होती। उसने मुझे पूरी दुनिया का ध्यान, अटेंशन ऑफर किया। उसके पास इतने स्क्रीन्स और स्टेडियम्स थे कि वह किसी भी आम घटना को ग्लोबल इवेंट बना सकता था। उसने कहा कि मेरे पास ताकत तो है, लेकिन बिना स्टेज के वो ताकत सिर्फ एक अफवाह है। किसी और को इसमें एक बड़ा मौका दिखता, मुझे इसमें एक पिंजरा दिखा। एक स्टेज पर लाइट्स तो होती हैं, लेकिन 4 दीवारें भी होती हैं। ग्रांट तय करना चाहता था कि मैं कहां परफॉर्म करूं, कब करूं और दुनिया मेरे बारे में क्या देखे। वह मुझे एक अनप्रेडिक्टेबल ताकत से घटाकर अपना एक प्रोडक्ट बनाना चाहता था। मैं उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा। तुम क्या चाहते हो? यह देखना कि तुम कहां जाकर रुकते हो। ग्रांट ने समझाया कि दुनिया मुझसे प्यार इसलिए करती है क्योंकि मैं नामुमकिन को एक मजाक बना देता हूं। लेकिन यह तारीफें ज्यादा दिन नहीं टिकती। लोग हीरो से तब तक प्यार करते हैं जब तक हीरो जज नहीं बन जाता। उसने समझ लिया था कि मैं क्या बना रहा हूं। कोई टावर नहीं, बल्कि उसके पीछे का एक विचार। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता था जहां किसी भी बड़े पद को खुली ताकत से चुनौती दी जा सके, जहां ऊंचाइयों पर बैठे लोगों को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़े। और ग्रांट का पूरा साम्राज्य इसी विचार के खिलाफ खड़ा था। उसने मुझे एक पब्लिक चैलेंज सीरीज का ऑफर दिया, द किंग्स गॉन्टलेट। हर चैलेंज पिछले वाले से ज्यादा जानलेवा होने वाला था। जगह वह चुनता और खेलना न खेलना मेरी मर्जी थी। अगर मैं सारे चैलेंजेस जीत जाता तो वह मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान घोषित करता और अपने स्पोर्ट्स नेटवर्क का कंट्रोल मुझे दे देता। और अगर मैं हारा तो मेरा टावर उसका हो जाता। मार्कस को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोल को यह बहुत मस्त लगा। सेरीना बिल्कुल चुप रही, जिसका मतलब था कि वह हम सबसे ज्यादा सोच रही थी। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए नहीं कि मुझे उसका नेटवर्क चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि ग्रांट अपना पूरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचाने में लगा दे। सिस्टम अब एक नए मोड़ पर था।
नॉर्मल चैलेंजेस से अब बड़ी ग्रोथ नहीं मिल रही थी। ग्रांट के पास वो चीजें थीं जिन्हें जुटाने में मुझे सालों लग जाते। वह सोच रहा था कि वह मेरे लिए पिंजरा बना रहा है, जबकि मैं उसे अपनी नई जिम की तरह यूज करने वाला था। पहला चैलेंज एक खाली फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। ग्रांट ने पूरे मैदान में अलग अलग खेलों के 1000 प्रोफेशनल एथलीट्स को खड़ा कर दिया। फाइटर्स, रनर्स, रेसलर्स, क्लाइंबर्स और स्ट्रॉन्गमैन, वे सब मेरे और दूसरे छोर पर लगी एक सुनहरी घंटी, गोल्डन बेल के बीच दीवार बनकर खड़े थे। रूल सीधा था, 10 मिनट के अंदर घंटी बजानी थी। वे मुझे रोकने के लिए कोई भी सेफ फिजिकल तरीका यूज कर सकते थे, लेकिन मुझे उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। ग्रांट ऊपर एक कांच के कमरे में बैठा था और उसके ठीक बगल में सेरेना एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बैठी थी। यह उसकी पहली चाल थी। सेरेना को अपने बगल में बिठाकर वह मुझे यह दिखाना चाहता था कि वह जानता है कि सेरेना ही मेरा सच सामने ला सकती है। वह चाहता था कि मैं सोचूं कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई होगी, पर मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जवाब मैंने खुद वहां रखा था। 3 दिन पहले मैंने जानबूझकर सेरेना को अपने काले कमरे से कुछ ट्रेनिंग नोट्स चुराने दिए थे। उन नोट्स में लिखा था कि मेरी ताकत का असली राज परफेक्ट हार्ट रेट बनाए रखना है, और अगर मैदान में तेज वाइब्रेशन, कंपन हो, तो मेरा बैलेंस 1 सेकंड के लिए बिगड़ जाता है। एक चालाक रिपोर्टर सीधे दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करती, इसलिए मैंने उसे वह नोट्स चुराने का मौका दिया था। ग्रांट ने पहला चैलेंज उसी वाइब्रेशन पर सेट किया। मैदान के नीचे लगे स्पीकर्स से भयानक लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव निकलने लगीं। पूरा मैदान कांपने लगा। सारे एथलीट्स ने स्पेशल बैलेंस शूज पहने थे, लेकिन मैंने नहीं। विसिल बजी, 1000 शरीर मेरी तरफ झपटे। मैं शांत खड़ा रहा। सामने वाली लाइन को लगा कि मैं उन पर चार्ज करूंगा, लेकिन मैं अचानक पीछे की तरफ स्प्रिंट मारने लगा। पूरी भीड़ चौंक गई। आगे वाले रनर्स को लगा कि वाइब्रेशन की वजह से मैं घबरा गया हूं। मैं जानबूझकर एक बार लंगड़ाया। इससे तेज भागने वाले रनर्स और भारी ब्लॉकर्स के बीच की दूरी बढ़ गई। तभी मैंने अचानक दिशा बदली। मैं सीधे किनारे की दीवार की तरफ भागा, उस पर 3 कदम सीधे ऊपर चढ़ गया और पूरी स्पीड में हवा में उछलकर एथलीट्स की पहली लहर के ऊपर से निकल गया। पूरा फॉर्मेशन बिखर गया। मैं बीच वाले ग्रुप के बीच में लैंड हुआ। वे मुझे घेरने लगे। मैं तुरंत फर्श पर लेटा, दोनों हथेलियों से जमीन को पंच किया और उस रिबाउंड से उछलकर 2 रेसलर्स के बीच से निकल गया। मैंने उनके कंधों और हेलमेट्स को सिर्फ अपनी स्पीड को मोड़ने के लिए छुआ। लोग आपस में टकराने लगे। वे मुझे नहीं रोक पा रहे थे, बल्कि एक दूसरे का रास्ता रोक रहे थे। वाइब्रेशन जारी थी, लेकिन मेरे उन नकली नोट्स की वजह से ग्रांट ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि मैदान का कंपन मुझे कमजोर कर रहा है, इसलिए उसने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी। उससे मेरी नहीं, बल्कि उन्हीं के एथलीट्स की हालत खराब हो गई। उस भारी साउंड वेव ने उनके कानों के अंदर का बैलेंस बिगाड़ दिया। वे धीरे रिएक्ट करने लगे, जबकि मैं पिछले 3 दिनों से गोल गोल घूमते कमरे में कोल से मेडिसिन बॉल्स फेंकवाकर ट्रेनिंग कर रहा था। मेरा शरीर इस कंपन को पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका था। 40 सेकंड में मैंने आधा मैदान पार कर लिया। तभी सामने 20 विशालकाय स्ट्रॉन्गमैन ने हाथों में हाथ डालकर एक अटूट दीवार बना ली। मैं उन्हें घायल नहीं कर सकता था, और उनसे टकराने पर हड्डियां टूट सकती थीं, इसलिए मैं उनके नीचे से निकला। मैंने अपनी एडी से मैदान की कंक्रीट पर जोर से स्ट्राइक किया। जमीन का एक हिस्सा मेंटेनेंस लाइन से फट गया। मैंने अपनी उंगलियां उस पैनल के नीचे फंसाईं और उसे ऊपर उठा दिया। मैदान का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरह ऊपर उठ गया। वे भारी स्ट्रॉन्गमैन पीछे फिसलने लगे। मैं उस उठे हुए फर्श के नीचे से निकला और पीछे से उसे छोड़ दिया। आधे पीछा करने वाले खिलाड़ी बिना किसी चोट के वहीं फंस गए। पूरा स्टेडियम पागलों की तरह चिल्ला उठा। आखिरी 10 गज की दूरी पर घंटी के ठीक सामने कोल खड़ा था। यह ग्रांट की चाल थी। उसने कोल को अकेले में बुलाकर यह पोजीशन दी थी। उसे लगा था कि कोल का घमंड उसे मुझसे धोखा देने पर मजबूर कर देगा। ग्रांट घमंड को समझता था, लेकिन वह उस वफादारी को नहीं समझता था जो खतरनाक चुनौतियों से बनती है। कोल ने अपने सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन से मुझ पर अटैक किया। मैंने पहला पंच चकमा दिया, दूसरा ब्लॉक किया और तीसरे पंच को जानबूझकर अपने कंधे पर लगने दिया। उस पंच के खतरनाक इंपैक्ट ने मुझे घंटी की तरफ स्पिन करा दिया। मैंने उसी की ताकत का इस्तेमाल किया। हाथ आगे बढ़ाया और घंटी बजा दी। टाइमर में अभी भी 6 मिनट बाकी थे। कोल मुस्कुराया। उसने मुझे जीतने नहीं दिया था। उसने पूरी ताकत से हमला किया था, क्योंकि उससे कम कुछ भी हम दोनों की बेइज्जती होती। लेकिन वह जानता था कि मैं उसके सबसे भारी वार को भी अपनी मूवमेंट में बदल दूंगा। गॉन्टलेट चैलेंज एक कंप्लीट। 1000 एलीट अपोनेंट्स को बिना चोट पहुंचाए बायपास किया गया। रिवॉर्ड $5 बिलियन, परमानेंट एजिलिटी एंड स्पेशल अवेयरनेस इंक्रीज अप्लाइड। ग्रांट ने कांच के कमरे से तालियां बजाईं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, लेकिन सेरेना के बदल गए। उसने मैदान में देखा, फिर धीरे से अपनी जेब छुई जहां उसने चुराए हुए नोट्स रखे थे। वह समझ चुकी थी,
मैंने उसका इस्तेमाल करके ग्रैंट को उल्लू बनाया था। दूसरा चैलेंज एक हफ्ते बाद रेगिस्तान में हुआ। ग्रैंट ने लोहे और स्टील का एक चलता फिरता किला, मूविंग फोर्ट्रेस बनाया था, जो पूरे एक शहर के ब्लॉक जितना बड़ा था। वह विशालकाय ट्रैक्स पर रेगिस्तान की रेत पर दौड़ रहा था। उसकी दीवारें घूम रही थीं, पानी की तोपें, जलती हुई हवा के वेंट्स और ड्रोन का पूरा झुंड उसकी रखवाली कर रहा था। उसके बीचों बीच एक लाल बटन था। मुझे उस किले के 50 मील का सफर पूरा करने से पहले उस बटन को दबाना था। तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट 49 डिग्री सेल्सियस था। वह मशीन हाईवे की स्पीड से भाग रही थी। मैं रेत में अकेला खड़ा था जब वह राक्षस जैसी मशीन मेरी तरफ बढ़ी। सबको लगा कि मैं उस पर छलांग लगाऊंगा। ग्रैंट को भी यही लगा था, इसलिए मैं उल्टी दिशा में भागने लगा। किला मेरे पीछे आने लगा। उसकी स्पीड बढ़ी। इंजन दहाड़ रहे थे। मशीन मुझे पकड़ने के चक्कर में दोगुनी तेजी से फ्यूल जला रही थी। 10 मील बाद ग्रांट ने ड्रोन्स के झुंड को आगे भेजा। मैंने अपनी स्पीड धीमी की और उन्हें खुद को घेरने दिया। ड्रोन्स ने जाले, नेट्स फेंके। मैंने एक जाल को हवा में ही पकड़ा, अपने हाथ पर लपेटा और गोल घूमकर झटका दिया। 3 ड्रोन्स आपस में टकराकर तबाह हो गए। मैंने नीचे गिरते हुए एक ड्रोन पर पैर रखा, उसे एक मूविंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया और छलांग लगाकर सीधे किले की घूमती हुई दीवार पर पहुंच गया। कुछ सेकंड के लिए मैं उन मशीनों पर पैर रखकर हवा में दौड़ता रहा जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। फिर मैंने आखिरी ड्रोन को पीछे की तरफ लात मारकर किले के फ्रंट सेंसर पर दे मारा। मशीन ठीक उसी तरफ मुड़ गई जहां मैं चाहता था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक सख्त पत्थर की पहाड़ी खड़ी थी। ग्रैंट के रूट प्लानर्स ने उस रास्ते को अवॉइड किया था क्योंकि वहां किले की स्पीड कम हो जाती। उन्हें लगा था कि मैं पीछे से चढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा इरादा कभी पीछे से आने का था ही नहीं। मैं पहाड़ी पर भागा, किले से पहले उसकी चोटी पर पहुंचा, और जैसे ही वह विशालकाय किला नीचे से गुजरा, मैंने सीधे उसकी छत पर छलांग लगा दी। मैकेनिकल आर्म्स मेरी तरफ घूमे। मैं उनके बीच से ऐसे निकला जैसे कोई परछाई हो। गर्म हवा के वेंट से आग जैसी हवा निकल रही थी। मैंने एक लंबी सांस अंदर रोकी और उस जलती हवा को पार कर गया। अंदर जाने का मेन गेट बंद हो चुका था। मैंने दरवाजे पर नहीं बल्कि उसके कब्जों, हिंजेस पर जोरदार पंच मारा। भारी दरवाजा टूटकर बाहर गिर गया। मैं अंदर घुसा तो देखा कि पतले कॉरिडोर में 300 से ज्यादा गार्ड्स मेरा इंतजार कर रहे थे। उनसे लड़ना समय बर्बाद करना होता। मैंने दीवार से लोहे की रेलिंग उखाड़ी, उसे नीचे फर्श में गाड़ा और नीचे घूम रही मेन ड्राइव शाफ्ट से टकरा दिया। रेलिंग इतनी जोर से घूमी कि उसने मेरी बेल्ट को फंसाया और मुझे कॉरिडोर के पार फेंक दिया। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ समझ पाते, मैं एक इंसानी मिसाइल की तरह उनके ऊपर से निकल चुका था। आखिरी सेकंड में मैंने रेलिंग छोड़ी, बंद हो रहे ब्लास्ट डोर के नीचे से स्लाइड किया और सीधे कमांड डेक पर पहुंचकर अपने माथे से लाल बटन दबा दिया। पूरा किला वहीं थम गया। रेगिस्तान में सन्नाटा छा गया। तभी दिमाग में सिस्टम गूंजा। हाई स्पीड मोबाइल फोर्ट्रेस ब्रीच्ड। रिवॉर्ड $8 बिलियन। परमानेंट हीट रेजिस्टेंस एंड रिएक्शन स्पीड इंक्रीज अप्लाइड। स्क्रीन पर ग्रांट का चेहरा आया। उसने मुझे बधाई दी और फिर अपना असली खेल दिखाया। वह किला एक खोखली गुफा के ऊपर रुका था। इंजन बंद होते ही उसके भारी वजन से नीचे की जमीन धंसने लगी। अलार्म बजने लगे। अंदर मौजूद सैकड़ों लोग चीखने लगे। ग्रांट ने मेरी जीत के अंदर ही एक जानलेवा जाल बिछा रखा था। अगर मैं किला चालू करता तो चैलेंज हार जाता, और अगर बंद रखता तो सब लोग सैकड़ों फीट गहरी गुफा में गिरकर मर जाते। दुनिया को इसमें एक क्रूर पसंद दिखी, मुझे इसमें एक बोनस राउंड दिखा। मैं किले के सबसे निचले हिस्से की तरफ भागा, बाहर की लोहे की दीवार फाड़ी, और जैसे ही जमीन फटी, मैं सीधे उस गिरती हुई मशीन के नीचे कूद गया। हजारों टन वजनी किला सीधे मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने दोनों हाथ ऊपर करके उस राक्षस जैसी मशीन को नीचे से थाम लिया। एक खौफनाक सेकंड के लिए मेरे घुटने रेत से जा टकराए। मेरी हड्डियों में कंपन हुआ, नाक से खून बहने लगा। सिस्टम ने असली खतरे को पहचाना और अब तक की कमाई हुई सारी ताकत एक साथ एक्टिवेट कर दी। बीम से मिली ताकत, स्टेडियम से मिला बैलेंस, समुद्र से मिला स्टैमिना। मैंने पूरी ताकत से ऊपर धकेला और वो हजारों टन की मशीन हवा में ही रुक गई। पूरी दुनिया स्क्रीन्स पर एक इंसान को एक पूरे किले को अपने हाथों पर उठाए देख रही थी। मैंने अपने पैर जमाए और चलना शुरू किया। मेरा हर कदम जमीन के पत्थरों को पीस रहा था। मैं उस पूरे किले को उठाकर धंसती हुई गुफा से दूर ले गया। जब मैं सुरक्षित जमीन पर पहुंचा तो मैंने जोर लगाकर किले को सीधा खड़ा कर दिया। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट सर्वाइव्ड। मास रेस्क्यू कंप्लीट। रिवॉर्ड $20 बिलियन। परमानेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज अप्लाइड। 10 मिनट पूरे हो चुके थे। मैंने ग्रांट का चैलेंज भी पूरा कर लिया था और उसका छुपा हुआ जाल भी तोड़ दिया था, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रहा था।
ग्रांट ने मुझे टेस्ट करने के लिए सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी थी। उसी रात सेरीना मेरे काले कमरे में आई। तुम्हें पता था कि वह बटन दबाने के बाद कुछ ऐसा करेगा? उसने पूछा। मुझे पता था कि वह मेरी जीत को खतरनाक बनाने की कोशिश करेगा। मुझे यह नहीं पता था कि वह मासूम लोगों का इस्तेमाल करेगा। तुम भी तो लोगों का इस्तेमाल करते हो। हाँ, मैंने साफ कहा। मुझे मासूम बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सेरीना की इन्वेस्टिगेशन, कोल के घमंड और मार्कस की वफादारी का इस्तेमाल किया था। किसी का इस्तेमाल करना हमेशा बुरा नहीं होता। जब मैं लोगों का इस्तेमाल करता हूं, मैंने कहा, तो वे पहले से ज्यादा स्ट्रांग, अमीर और काबिल बनते हैं। लेकिन जब ग्रांट लोगों का इस्तेमाल करता है तो वे सिर्फ उसकी ढाल बनते हैं। सेरीना मुझे देखती रही। उसने पूछा कि अब मेरा आगे का क्या प्लान है। मैंने कहा, जब यह काफी नहीं होगा तब देखूंगा। तीसरा चैलेंज शहर से 5000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। ग्रांट ने 12 हेलीकॉप्टरों से कांच की एक विशाल भुलभुलैया, ग्लास मेज, लटका रखी थी। कमरे खिसक रहे थे, फर्श गायब हो रहे थे। मुझे एक हेलीकॉप्टर से घुसकर तूफानी बारिश के बीच उस भुलभुलैया को पार करके दूसरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। कोई पैराशूट नहीं, कोई सेफ्टी वायर नहीं। शाम होते ही तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैं पहले एयरक्राफ्ट से उस झूलती हुई भुलभुलैया में कूद गया। फर्श गायब हुआ। मैं 3 फ्लोर नीचे गिरा, घूमती दीवार को एक हाथ से पकड़ा और पतले रास्ते में घुस गया। ग्रांट ने कांच ऐसे लगाए थे कि आंखें धोखा खा जाएं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। समुद्र और स्टेडियम के चैलेंजेस ने मेरी इंद्रियों को इतना तेज कर दिया था कि मैं हवा के दबाव, वाइब्रेशन और ग्रेविटी से रास्ता महसूस कर सकता था। मैं आंखें बंद करके उस पारदर्शी रास्ते पर भाग रहा था। बिजली सीधे एक हेलीकॉप्टर पर गिरी। उसका इंजन फेल हो गया और भुलभुलैया एक तरफ झुक गई। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। ग्रांट ने बिजली को अट्रैक्ट करने के लिए केबल लगाई थी। वह गिरता हुआ हेलीकॉप्टर पूरे स्ट्रक्चर को नीचे खींच रहा था। मैं चाहता तो फिनिश पॉइंट की तरफ भागकर रेस खत्म कर सकता था, लेकिन मैं मुड़ा और गिरते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। मैं टूटे हुए छोर पर पहुंचा, हवा में छलांग लगाई और सीधे गिरते हुए हेलीकॉप्टर की पूंछ, टेल पर लैंड हुआ। तूफानी हवाओं के बीच रेंगता हुआ मैं उसके फैन, रोटर असेंबली तक पहुंचा और अपना हाथ उसके गियर में घुसा दिया। धातु मेरे हाथ से टकराकर फटने लगी। मैंने मेन शाफ्ट को अपनी नंगे हाथों की ताकत से पकड़कर ब्रेक की तरह यूज किया। फैन रुक गया। फिर मैंने हवा में ही तैरने जैसे हाथ चलाए। हवा भी तो पानी की तरह एक फ्लूइड ही है। मेरी एक्वाटिक एडेप्टेशन ने काम किया और मैंने भुलभुलैया की केबल पकड़ ली। मैंने उस केबल को हेलीकॉप्टर से बांध दिया। ऊपर वाले हेलीकॉप्टर्स ने जोर लगाया और गिरता हुआ एयरक्राफ्ट बिल्डिंग की खिड़कियों से सिर्फ 30 फीट पहले हवा में रुक गया। अंदर बैठे लोग मुझे एक हाथ से लटके देख रहे थे। मैंने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। फिर मैं केबल चढ़कर वापस भुलभुलैया में गया और भागने लगा। फिनिश लाइन वाला हेलीकॉप्टर 1 मील दूर जा चुका था। कोई कांच का रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ नंगी केबल्स थीं। मैं उन पतली केबल्स पर स्प्रिंट मारने लगा। बारिश से केबल्स फिसलनी हो चुकी थीं। बिजली सीधे मेरे पास कड़क रही थी। पीछे पूरा स्ट्रक्चर टूटकर नीचे गिर रहा था। आखिरी गैप पर फिनिश हेलीकॉप्टर अचानक ऊपर उठने लगा। यह ग्रांट की आखिरी चाल थी। पायलट को दूर भागने का ऑर्डर मिला था। मैंने फिर भी छलांग लगा दी। कई सेकंड तक मैं 5000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ता रहा। मैंने एक हाथ से हेलीकॉप्टर की नीचे वाली रेलिंग पकड़ ली। अंदर लगे कैमरे ने मेरा चेहरा कैप्चर किया। मैं हंस रहा था। एरियल शिफ्टिंग मिस कंप्लीट, मल्टीपल रेस्क्यूज कंफर्म, रिवॉर्ड $50 बिलियन, परमानेंट कोऑर्डिनेशन एंड इंपैक्ट रेजिस्टेंस अप्लाइड। मैं अंदर चढ़ा, घबराए हुए पायलट के सामने बैठा और सीधे कैमरे में देखकर कहा, ग्रांट, तुम्हारे चैलेंजेस अब बहुत आसान होते जा रहे हैं। ग्रांट ने अगला चैलेंज कैंसिल कर दिया। पब्लिक के सामने उसने कहा कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है, लेकिन चुपके से उसने मेरी ताकत का राज ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, जासूसों और इंजीनियर्स को लगा दिया। उसने मेरी हर मूवमेंट, हर खाने की चीज, हर सेकंड का डेटा एनालाइज किया और आखिरकार उसे वही पैटर्न दिखा जो सेरीना को मिला था। मैं मुश्किल चैलेंजेस के बाद और ताकतवर बन जाता हूं। मुझे इस बात का डर नहीं था, मुझे खुशी थी। तो मैंने ग्रांट को एक नकली नियम का लालच दिया। मैंने अनाउंस कर दिया कि मेरी ताकत लोगों के शक से आती है। जितने ज्यादा लोग मुझ पर शक करेंगे, उन्हें गलत साबित करने पर मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर बनूंगा। ग्रांट ने इस बात पर तुरंत भरोसा कर लिया क्योंकि वह मीडिया का बॉस था। उसे लगा कि अगर वह मुझे अटेंशन देना बंद कर देगा तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। रातों रात उसके मीडिया नेटवर्क से मेरा नाम गायब कर दिया गया। मेरी फुटेजेस डिलीट कर दी गईं। ग्रांट को लगा कि मैं खामोशी से कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन मैं बिना बोले और जोर से गूंजने लगा। दोपहर के ठीक 12 बजे मैं अपने टावर की सबसे ऊंची छत पर चढ़ा। वहां लगे विशालकाय लोहे के एंटीना को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसे मोड़कर एक गोल रिंग बना दिया।
सड़क पर खड़े लोग फोन से वीडियो बनाने लगे। मैं छत से कूदा, सीधे एक चलती ट्रेन पर उतरा, उसके डिब्बों के ऊपर दौड़ा और बिना स्पीड कम किए सीधे एक नदी में तैरते बजरे बार्ज पर छलांग लगा दी। खिड़कियों से झांकते लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने अपने दांतों में रस्सा दबाया और उस भारी बजरे को नदी के बहाव के उल्टे खींच कर ले गया। पुल पर खड़े लोग वीडियो बना रहे थे। मैंने मार्कस को उसकी कुर्सी समेत अपने सिर के ऊपर उठाया और उल्टे पैर दौड़ते हुए द सेंशन टावर में घुस गया। मार्कस कैमरों की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था और शिकायत कर रहा था कि मैंने उसे पहले से वार्निंग क्यों नहीं दी। हर जगह से लोग फुटेज बना रहे थे। ग्रांट मीडिया नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन लोगों की आंखों को नहीं। मुझे गायब करने की उसकी हर कोशिश ने आम लोगों को मेरी वीडियो बनाने के लिए और बेताब कर दिया। मेरी यह वीडियोस प्राइवेट मैसेजेस, छोटे चैनल्स और कटी छटी क्लिप्स के जरिए वायरल हो रही थीं। ग्रांट की खामोशी ही इस बात का सबूत बन गई थी कि बड़े लोग मुझसे डरते हैं। एक हफ्ते के अंदर मैं पहले से भी ज्यादा फेमस हो गया। सिस्टम ने मुझे कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स के लिए रिवॉर्ड दिए, लेकिन असली जीत दिमागी थी। ग्रांट ने स्टेज हटाने की कोशिश की थी और मैंने पूरे शहर को ही अपना स्टेज बना दिया था। फिर मैंने उसके घमंड पर वार किया। मैंने अनाउंस कर दिया कि दी किंग्स गॉन्टलेट फ्लॉप हो गया क्योंकि इसके बनाने वाले में दिमाग की कमी थी। अगर ग्रांट खेल जारी रखना चाहता है तो उसे अपनी इमारतों से ज्यादा कीमती चीज दांव पर लगानी होगी, उसकी इज्जत। मैंने उसे अगले इवेंट में मेरे ठीक बगल में खड़े होने का चैलेंज दिया। सेरीना तुरंत समझ गई। ग्रांट की पहचान ही यह थी कि उसे कोई छू नहीं सकता था। मना करता तो डरपोक लगता, और हाँ, करता तो खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाता। उसने एक सक्रिय ज्वालामुखी वोल्केनो को चुना। ज्वालामुखी महीनों से अशांत था। वैज्ञानिकों ने उसके आसपास रेड अलर्ट जारी कर रखा था। ग्रांट ने ज्वालामुखी के मुहाने क्रेटर के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टरों की मदद से लोहे के तारों के सहारे झूलता हुआ एक प्लेटफॉर्म बनवाया और उसके बीचों बीच लोहे का एक सिंहासन रखवाया। चैलेंज यह था कि वह उस सिंहासन पर बैठेगा और मुझे ज्वालामुखी की गहराई में उतरकर लावा के पास से एक लोहे की बॉल लेकर वापस आना था, इससे पहले कि प्लेटफॉर्म के तार टूट जाएं। ग्रांट को लगा था कि विस्फोट का रिस्क कम है। उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। आसमान लाल था, हवा में राख उड़ रही थी, नीचे भड़कता हुआ लावा चमक रहा था। ग्रांट हीट रेजिस्टेंट सूट पहनकर सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं सिर्फ अपने नॉर्मल कपड़ों में था। विसिल बजी। मैंने प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। मैं धुएं के बीच सैकड़ों फीट नीचे गिरा। आखिरी पल में मैंने ज्वालामुखी की दीवार पर एक पैर मारा, सीधी ढलान पर 3 कदम दौड़ा और एक चट्टान को पकड़ लिया। गर्मी इतनी भयानक थी कि मेरे जूते जलने लगे थे। लोहे की बॉल और नीचे लपटे मारती लावा की नदी के उस पार रखी थी। ग्रांट ने रास्ता ऐसा बनाया था जहां चट्टानों में चढ़ने के लिए लोहे की कीलें, स्पाइक्स ठुकी हुई थीं। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि जो रास्ता ग्रांट ने बनाया था वो सबसे ज्यादा खतरनाक ही हो सकता था। मैं नीचे जाने के बजाय ऊपर चढ़ने लगा। लोगों को लगा कि मैं डरकर भाग रहा हूं। तभी वो लोहे की कीलें अचानक फट गईं। ग्रांट ने उनमें बारूद छुपा रखा था। अगर मैं उस रास्ते से जाता तो सीधे लावा में गिरता। मैंने सीधे उस कैमरे में देखा जो दीवार पर लगा था और अपनी कनपटी पर उंगली से टच किया। ग्रांट की मुस्कान गायब हो गई। मैंने दरारों से निकलती गर्म गैसों के गुब्बारों, गैस वेंट्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही गैस का गुब्बारा ऊपर उठता, मैं उस हवा के दबाव पर छलांग लगा देता। मैंने उस तबाह रास्ते को छुए बिना लावा के पार छलांग लगा दी। वह बॉल लावा की नदी के बीच में रखी थी। मैंने अपने दोनों हाथ सीधे उबलते हुए लावा में डाल दिए। गर्मी की वजह से भयानक दर्द हुआ, चमड़ी जलने लगी थी। सिस्टम गूंजा। डायरेक्ट हाई टेम्परेचर लावा कॉन्टैक्ट सर्वाइव्ड। परमानेंट थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज अप्लाइड। मैंने लावा से बॉल बाहर निकाली। तभी पूरा पहाड़ हिल उठा। इस बार यह ग्रांट की चाल नहीं थी। ज्वालामुखी सच में फट गया था। नीचे से लावा का जलजला ऊपर उठने लगा। ऊपर झूलते हुए प्लेटफॉर्म के तार टूटने लगे। ग्रांट सिंहासन से खड़ा हो गया। जब से मैं उससे मिला था, पहली बार उसके चेहरे से सारा एटीट्यूड गायब था और सिर्फ खौफ दिख रहा था। एक भयानक धमाके के साथ आग का बवंडर ऊपर उठा। प्लेटफॉर्म टूटकर सीधे लावा की तरफ गिरने लगा। मीडिया का हेलीकॉप्टर दूर भाग गया। मैंने बॉल को एक हाथ में दबाया और सीधे उस फटते हुए ज्वालामुखी में छलांग लगा दी। लोग धमाके से दूर भागते हैं। मैंने उस धमाके को एक लिफ्ट की तरह यूज किया। ऊपर उठती आग की लपटों ने मुझे हवा में उछाल दिया। मैं गिरते हुए प्लेटफॉर्म के पास से निकला। एक हाथ से ग्रांट के सूट को पीछे से पकड़ा और उसे हवा में ही उड़ा ले गया। हमारे ऊपर एक कार से भी बड़ा पत्थर गिर रहा था। मैंने हवा में ही लात मारकर उस भारी पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों जलते टुकड़े हमारे बगल से निकल गए। हवा में पहुंचकर ग्रेविटी ने वापस काम करना शुरू किया। नीचे ज्वालामुखी उबल रहा था। ग्रांट ने खौफ से चिल्लाकर पूछा, अब क्या करेंगे? मुझे हंसी आ गई।
दूसरों के लिए मौत का कुआं बनाने वाला इंसान आज मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैंने उस लोहे की बॉल को दूर पहाड़ी की तरफ फेंका। वह किसी तोप के गोले की तरह उड़ी और कोल ने दौड़कर उसे दोनों हाथों में कैच कर लिया। फिर मैंने ग्रांट को पकड़ा, हवा में गोल गोल घुमाया और पूरे जोर से दूर फेंका। उसका सूट भारी और पैडेड था। वह चीखता हुआ हवा को पार कर गया और सीधे उस सेफ्टी नेट में जा गिरा जिसे मार्कस और कोल ने गाड़ियों के बीच बांध रखा था। अब मैं अकेला ज्वालामुखी के ऊपर था। मैंने अपने घुटनों को सीने से सटाया और एक भाले की तरह सीधे नीचे गिरा। एरियल मेज में मुझे जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मिला था, आज उसकी लिमिट टेस्ट करने का वक्त था। मैं ज्वालामुखी की बाहरी ढलान से इतनी भयानक स्पीड में टकराया कि पहाड़ की ढलान पर एक नया गड्ढा बन गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ धूल उड़ती रही, फिर उस धूल के बीच से मेरा हाथ बाहर निकला। मैं नंगे पैर, धुएं से लिपटा हुआ और मुस्कुराता हुआ बाहर आया। एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन सर्वाइव्ड, टारगेट ऑब्जेक्ट रिट्रीव्ड, हाई वैल्यू लाइफ रेस्क्यूड, रिवॉर्ड $100 बिलियन, परमानेंट थर्मल रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज अप्लाइड। ग्रांट सेफ्टी नेट में पड़ा आसमान को ताक रहा था। मैं उस टूटे हुए पत्थर का एक टुकड़ा हाथ में लेकर उसके पास गया और उसके सिर के बगल में रख दिया। पत्थर अब भी लाल जल रहा था। तुम्हारे चैलेंजेस, मैंने कहा, अब थोड़े बेहतर हो रहे हैं। यह वीडियो इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लिप बन गई। ग्रांट की इज्जत का कबाड़ा हो चुका था। सबने देखा कि कैसे वह जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कैसे वह मेरी उंगलियों पर झूल रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए मुझसे और नफरत करने लगा था और इसी नफरत ने उसे और खतरनाक बना दिया। अब वह मुझे हराना नहीं चाहता था, वह मुझे खून से लथपथ देखना चाहता था। उसने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने दुनिया का सबसे मजबूत लोहा, सबसे तेज इंजन्स और एआई डेटा मिलाया। उसने एक विशाल ब्लैक सूट, एक्सोस्केलेटन बनाया जो किसी ट्रकों की टक्कर जितनी ताकत से वार कर सकता था, और उसने उस सूट के अंदर कोल को फंसा दिया। यह कोल का धोखा नहीं था। ग्रांट ने धोखे से टेस्टिंग के बहाने कोल को उस लोहे के ढांचे में बंद कर दिया था। सूट के न्यूरल सेंसर्स कोल के दिमाग से जुड़ चुके थे। अगर कोल हमला न भी करना चाहे तो भी ग्रांट उस सूट को रिमोट से कंट्रोल करके कोल के हाथों मुझसे फाइट करवा सकता था। वह विशालकाय रोबोटिक सूट सीधे मेरे टावर की तरफ बढ़ा। ग्रांट ने पूरे शहर में इसका लाइव टेलीकास्ट चालू कर दिया। वह चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि मेरा ही दोस्त मुझे कैसे कुचलता है। सूट सीधे सड़क पर किसी उल्कापिंड की तरह गिरा। कारें उछल गईं, खिड़कियों के कांच टूट गए। मैं टावर से अकेला बाहर निकला। सूट का हेलमेट खुला। कोल की नाक से खून बह रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि वह अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा है। मुझे पता है, मैंने शांत आवाज में कहा। सूट ने पहला पंच मारा। मेरे पीछे का टावर का गेट टूटकर चकनाचूर हो गया। मैं उसके सेंसर्स के कैलकुलेशन से भी तेज हिला। दूसरा पंच सड़क पर पड़ा, जमीन फट गई। मैंने पलटकर वार नहीं किया क्योंकि मैं अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सूट मुझे खदेड़ते हुए मेरे ही टावर की कांच की दीवारों पर सीधे ऊपर दौड़ने लगा। हम पूरे शहर के सामने 80 फ्लोर ऊपर सीधी दीवारों पर भाग रहे थे। सूट ने अपनी कलाई से लोहे की मोटी केबल्स दागी। मैंने एक केबल को पकड़ा, उसे पिलर में फंसाया और दिशा बदल दी। सूट झूला खाते हुए 3 खाली फ्लोर्स को तोड़ता हुआ निकल गया। कोल अंदर से माफी मांग रहा था। हम छत के अरीना में पहुंचे। चारों तरफ उड़ते हेलीकॉप्टरों की स्क्रीन्स पर ग्रांट का चेहरा आ गया। उसने कहा कि यह सूट मेरी पिछली सारी ताकतों को एनालाइज करके बनाया गया है। यह मेरी स्पीड से तेज है और मेरी ताकत से भारी है। यह सच था, लेकिन बकवास भी था। वे रिकॉर्ड्स मेरे बीते हुए कल के थे। ज्वालामुखी के बाद से अब तक मैं 6 घंटे और ट्रेनिंग कर चुका था। सूट ने साउंड की स्पीड से भी तेज पंच मारा। मैंने उस पंच को हवा में ही हाथ से कैच कर लिया। उस टक्कर की भयानक गूंज से आसपास की सारी स्क्रीन्स के कांच फूट गए, सिर्फ उस स्क्रीन को छोड़कर जिस पर ग्रांट का चेहरा दिख रहा था। मैंने जानबूझकर उसे बचाया था ताकि वह सब अपनी आंखों से देख सके। सूट ने लातें मारी, बिजली के झटके दिए, केबल्स फेंकी। मैं उसके हर अटैक को उसके हाथ पकड़कर ही डिफ्यूज कर रहा था। ग्रांट ने उस सूट को मेरी फाइटिंग स्टाइल सिखाई थी, इसलिए मैंने कोल की फाइटिंग स्टाइल यूज करना शुरू कर दिया। मैंने अपना बायां कंधा उठाया। सूट के एआई ने सोचा कि कोल का वही पुराना हुक आ रहा है। उसका डिफेंस अपने आप ऊपर हुआ, लेकिन वह सिर्फ एक धोखा था। मैंने सूट के नीचे झुककर उसकी चेस्ट आर्मर के सेंटर में उंगली से एक हल्की सी चोट मारी। उस वाइब्रेशन से सूट के पीछे के सारे नट बोल्ट्स टूटकर हवा में उड़ गए। लोहे की प्लेट्स अलग होने लगीं, लेकिन सूट के इमरजेंसी सिस्टम ने कोल के शरीर को अंदर और कसकर जकड़ लिया। यह असली खतरा था। अगर मैं सूट को जोर से तोड़ता तो कोल की हड्डियां अंदर ही पिस जाती। इसलिए मैंने एक फैसला किया। मैंने सूट को खुद पर हमला करने दिया। उसके एक भयानक पंच ने मुझे अरीना के फर्श को तोड़ते हुए नीचे फेंक दिया। मैं 5 फ्लोर्स नीचे गिरता हुआ सीधे टावर के सेंट्रल ग्रेविटी चैम्बर में जा गिरा। सूट भी मेरे पीछे नीचे कूदा। ग्रांट को लगा कि उसने मुझे नीचे धकेला है, जबकि जगह मैंने खुद चुनी थी। ग्रेविटी चैम्बर में मैग्नेटिक ट्रेनिंग के बड़े बड़े सिस्टम्स लगे थे।
वह लोहे की चीजों को दीवारों, छतों या फर्श की तरफ खींच सकता था। उस एक्सोस्केलेटन सूट में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोहा था। मार्कस कंट्रोल पैनल पर खड़ा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसे इशारा किया और उसने सारे मैग्नेट्स एक साथ फुल पावर पर, सूट हवा में ही जम गया। उसका बायां हाथ एक दीवार की तरफ खिंच गया, दायां पैर छत की तरफ और उसका सीना फर्श की तरफ। कोल अंदर सुरक्षित था, जबकि वह रोबोटिक सूट खुद से ही लड़ने लगा। ग्रांट दूर बैठा बैठा उसकी टरबाइन की पावर बढ़ा रहा था। मैंने सूट के ढांचे को पकड़ा और चैम्बर के चक्कर लगाते हुए उसकी केबल्स को मैग्नेटिक पिलर्स से लपेट दिया। फिर मार्कस ने मैग्नेटिक फील्ड उल्टी कर दी। लोहे का वह सूट किसी फूल की तरह खिलकर बिखर गया। कोल नीचे गिरा और मैंने उसे फर्श से टकराने से पहले ही हवा में कैच कर लिया। खाली सूट अब भी पागलों की तरह हवा में हाथ पैर मार रहा था। मैंने उसे टावर के छेदों के पार ऊपर छत की तरफ फेंक दिया। वह मेरे टावर से निकलता हुआ सीधे हवा में चला गया और मैं भी उसके पीछे कूदा। मैंने हवा में उस खाली सूट को पकड़ा, गोल घुमाया और सड़क पार ग्रांट की बिल्डिंग की तरफ दे मारा। वह सूट सीधे कांच चीरता हुआ ग्रांट की विशालकाय कुर्सी को तोड़कर उसके ठीक बगल में जा गिरा। मैं कुर्सी के टूटे हुए हत्थे पर लैंड हुआ। ग्रांट अपनी आंखों के सामने पड़े उस खाली सूट को घूर रहा था। एडेप्टिव वेपन डिसमेंटल्ड, एली रेस्क्यूड विदाउट इंजरी, रिवॉर्ड $200 बिलियन, परमानेंट प्रिसीजन एंड मैकेनिकल अवेयरनेस इंक्रीज अप्लाइड। मैं ग्रांट की तरफ झुका। तुमने यह मशीन उन चीजों से बनाई जो तुम मेरे बारे में जानते थे। तुम्हें इसे उन चीजों से बनाना चाहिए था जो तुम नहीं जानते। जिंदगी में पहली बार। ग्रांट के पास कोई जवाब नहीं था। मैं कोल को अपने कंधे पर लाद कर टावर लौटा। मेडिकल रूम पहुंचने से पहले ही उसे होश आ गया और वह रोने लगा कि 1 महीने में 2 बार बचाए जाने से उसकी इमेज खराब हो रही है। मार्कस ने कहा कि उस लोहे के फूल ने उसकी इमेज पहले ही खराब कर दी है। सेरीना कुछ देर बाद आई। उसने पूछा, तुमने फाइट के दौरान ग्रांट की आखिरी स्क्रीन क्यों बचाई? ताकि वह हम दोनों का फर्क देख सके। क्या फर्क? कोल को कंट्रोल करने के लिए उसे मशीन की जरूरत पड़ी और मुझे सिर्फ उसे समझने की। सेरीना ने मुझे देखा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे किसी को समझने से तुम्हें उस पर हक मिल जाता है। मैंने खिड़की से नीचे शहर की तरफ देखा। ग्रांट को यह फैसला करने का हक किसने दिया था कि कौन सी हेडलाइंस चलेंगी या कौन से लोग बचेंगे? ताकत कभी इजाजत का इंतजार नहीं करती, सेरीना। दुनिया को तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस फाइट के 3 दिन बाद मैंने बिना कोई ऑफिस खरीदे ग्रांट के पूरे स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कब्जा कर लिया। मैंने शाम को अपने टावर की छत पर खड़े होकर एक ग्लोबल इवेंट अनाउंस किया, द आवर ऑफ प्रूफ। रूल सीधा था, 60 मिनट तक पब्लिक मुझे कोई भी खतरनाक और फिजिकल चैलेंज दे सकती थी और मुझे उसे तुरंत पूरा करना था। ग्रांट के नेटवर्क ने इसे दिखाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इसे देख रही थी। एक फायर फाइटर ने चैलेंज दिया, सबसे ऊंची कांच की बिल्डिंग पर बिना लिफ्ट के चढ़ो। मैं आग बुझाने वाला भारी पाइप लेकर कांच पर दौड़ गया, ऊपर टैंक से पाइप जोड़ा और पूरी बिल्डिंग पर पानी का झरना बना दिया। एक कंस्ट्रक्शन टीम ने चैलेंज दिया, बंद पड़ी क्रेन को घुमाओ। मैंने क्रेन की केबल अपनी कमर से बांधी और छत पर दौड़कर पूरी भारी क्रेन को गोल गोल घुमा दिया। एक पायलट ने 2 मील की ऊंचाई से रबर की बॉल फेंकी। मैं टावर से कूदा, हवा में उड़ते प्लेन के पंख पर उतरा, बॉल पकड़ी और जमीन पर खड़े फायर फाइटर के हेलमेट में डालकर लैंड हुआ। हर मिनट चैलेंजेस और पागलपन भरे होते गए। क्या मैं बस के नीचे पुशअप्स मार सकता था? हाँ, मेरी हर पुशअप के साथ बस ऊपर उठ रही थी। क्या मैं चलती मोटरसाइकिलों के ऊपर दौड़ सकता था? हाँ, मैंने मार्कस को कंधे पर बैठाकर यह किया क्योंकि वह मुझ पर हंस रहा था। क्या मैं माथे से क्रेन का भारी गोला, रैकिंग बॉल, रोक सकता था? जोरदार धमाका हुआ और क्रेन का केबिन टूट गया। पैसा पानी की तरह बह रहा था। 5 बिलियन, 12 बिलियन, 30 बिलियन। 60वें मिनट तक मेरी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन पार कर चुकी थी। आखिरी चैलेंज सेरीना की तरफ से आया। वह सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसने कहा, कुछ मत करो। लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं समझ गया। 59 मिनट से मैं दुनिया को अपनी हरकतों पर नचा रहा था। सेरीना यह देखना चाहती थी कि क्या अटेंशन मुझे कंट्रोल करता है या मैं अटेंशन को। आखिरी 60 सेकंड शुरू हुए। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा, कोई पोज नहीं, कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ कैमरे में देखता रहा। मेरा शरीर किसी नए कारनामे के लिए फड़क रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। 60 सेकंड पूरे हुए। सेल्फ कंट्रोल अंडर, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन कंफर्म, परमानेंट फोकस इंक्रीज अप्लाइड। कोई कैश रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन यह आज की सबसे बड़ी जीत थी। 1 हफ्ते में ग्रांट के नेटवर्क के व्यूअर्स गायब हो गए। उसकी बिल्डिंग्स काली पड़ गईं। उसके जेट शहर छोड़कर चले गए। वह हार कर नहीं भागा था। वह समझ गया था कि मेरे सामने अपनी चालें दिखाना बेवकूफ़ी है। इसलिए मैंने उन चीज़ों की तैयारी शुरू की जो दिखती नहीं थीं।
मैं रात को खाली ट्रेन के डिब्बों को खींचते हुए पहाड़ों की तरफ भागता, जमे हुए तालाब के नीचे 6 घंटे बिताता, ऑटोमेटिक गन्स की गोलियां हवा में पकड़कर छोटे टारगेट्स पर फेंकता। एक रात सेरीना मुझे बिना कैमरों के शहर से दूर एक पुरानी खदान कुआरी में ले गई। वहां एक सुरंग ढह गई थी और कुछ गैर कानूनी मजदूर अंदर फंसे थे। कोई मीडिया नहीं थी, कोई रिवॉर्ड का चांस नहीं था। यह सेरीना का एक और टेस्ट था। मैंने जमीन पर हाथ रखा। मेरी मैकेनिकल अवेयरनेस अब इतनी तेज हो चुकी थी कि जमीन के अंदर की दरारें और फंसे हुए लोगों की धड़कनें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने बाहर से धमाका नहीं किया, वरना सुरंग गिर जाती। मैं ऊपर पहाड़ पर गया और अपनी नपी तुली पंचिंग से सीधे नीचे की तरफ एक वर्टिकल रास्ता, शाफ्ट, खोद दिया। 40 मिनट तक मैं बिना किसी तालियों के अंधेरे में खुदाई करता रहा। मैं आखिरी मजदूर को अपने सीने से चिपकाकर एक हाथ से ऊपर चढ़ाया, जबकि नीचे की जमीन धंस रही थी। मजदूरों के परिवार रोने लगे। सेरीना मुझे देख रही थी। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूं, उसने कहा। हाँ, और तुम फिर भी चाहती थी कि मैं इसे पास करूं, क्योंकि तुम जीतना चाहते थे। लोग चाहते हैं कि हीरो सिर्फ अच्छाई के लिए काम करें और विलेन सिर्फ बुराई के लिए, लेकिन सच्चाई अलग है। मैंने उन मजदूरों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत थी, क्योंकि चैलेंज में मजा था, और क्योंकि मैं किसी पत्थर के ढेर से हारना नहीं चाहता था। अगली सुबह दोपहर के 12 बजे पूरे शहर पर एक खौफनाक साया छा गया। आसमान में बादलों के ऊपर एक विशालकाय उड़ता हुआ लोहे का टापू, आर्टिफिशियल आइलैंड, आ चुका था। वह कई स्टेडियमों से भी बड़ा था, जिस पर दर्जनों इंजन और किले बने हुए थे। शहर की हर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। ग्रांट स्क्रीन पर आया। वह बदला हुआ लग रहा था, ज्यादा शांत और खतरनाक। उसने इस उड़ते हुए किले का नाम रखा था क्रॉनफॉल। उसने द किंग्स गॉन्टलेट के आखिरी चैलेंज का ऐलान किया। 1 घंटे के अंदर यह 10 मील ऊंचा उड़ता हुआ किला सीधे शहर के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं सीधे क्रॉनफॉल पर चढ़ाई करके इस फाइनल वॉर की शुरुआत करूं, या पहले मार्कस और कोल के साथ कोई प्लान सेट करें? सिस्टम फिर से दहाड़ उठा। जीरो ग्रेविटी कॉम्बैट ट्रैवर्सल कंफर्म। परमानेंट एरियल कंट्रोल इंक्रीज अप्लाइड। क्रॉनफॉल अब शहर से सिर्फ 2 मील की ऊंचाई पर था। ग्रांट ने इस उड़ते हुए शहर को रोकने का कोई भी आसान तरीका नहीं छोड़ा था। वह चाहता था कि मैं उस लाल लीवर को खींचूं, जिससे केवल उसका पर्सनल एस्केप पॉड अलग हो जाता और बाकी का पूरा शहर नीचे गिरकर तबाह हो जाता। वह पूरी दुनिया के सामने मुझे विलेन बनाना चाहता था, लेकिन सेरीना पहले ही उसके ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक कर चुकी थी। पूरी दुनिया ने ग्रांट के उस खौफनाक प्लान और छिपे हुए डायग्राम को लाइव देख लिया था। अब सिर्फ सच सामने लाना काफी नहीं था। इस हजारों टन वजनी उड़ते हुए किले को शहर पर गिरने से रोकना था। मैंने जमीन से उस लाल लीवर को उखाड़ा, उसे फर्श में गाड़ दिया और मेन इंजन से जुड़ी सेंट्रल शाफ्ट के नीचे फंसा दिया। फिर मैंने उसे ऊपर उठाना शुरू किया। धातु की भयानक चीख पूरी हवा में गूंज उठी। ग्रांट लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। पूरा कंट्रोल रूम कांपने लगा। मैं सिर्फ एक लोहे की रॉड नहीं खींच रहा था। नीचे लगे सैकड़ों टरबाइन इंजन्स का एंगल बदलने लगा। वे अब शहर की तरफ नहीं, बल्कि समुंदर की तरफ मुड़ने लगे थे। लेकिन यह काफी नहीं था। वजन बहुत ज्यादा था। मेरी टांगें जमीन में धंसने लगीं। सिस्टम ने मेरी अब तक की कमाई हुई हर एक ताकत को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। समुद्र की सहन शक्ति, ज्वालामुखी की थर्मल पावर, किले की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। एक भयानक धमाके के साथ पूरा क्रॉनफॉल हवा में ही मुड़ गया। उसके सारे इंजन्स एक साथ फुल पावर में उल्टी दिशा में जल उठे। जमीन से सिर्फ कुछ 100 फीट ऊपर हवा का ऐसा भयानक दबाव बना कि नीचे की सभी इमारतों के कांच चटक गए। लेकिन क्रॉनफॉल अब शहर के ऊपर नहीं गिर रहा था। वह तेजी से उड़ता हुआ शहर को पार कर गया और सीधे खुले समुंदर वायकवे ओशन की तरफ निकल गया। मैंने उस मुड़ी हुई शाफ्ट को वहीं लॉक कर दिया। 5 मिनट बाद क्रॉनफॉल समुंदर के पानी से टकराया। पानी की विशालकाय लहरें हवा में 100 फीट ऊपर उठीं। पूरा उड़ता हुआ टापू पानी में तैरते हुए शांत हो गया। कंट्रोल रूम के अंदर ग्रांट फर्श पर बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी बनाई हर टेक्नोलॉजी, उसका हर नेटवर्क, उसका हर अहंकार आज इस पानी के बीच बिखर चुका था। मैंने उसे सूट के कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए टूटी हुई खिड़की के पास ले गया। नीचे विशालकाय शांत समुद्र था और दूर शहर की रोशनियां सुरक्षित चमक रही थीं। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कहां जाकर रुकूंगा, मैंने ग्रांट के कान के पास झुककर कहा। जवाब ये है, मैं कभी रुकने के लिए बना ही नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हर एक स्क्रीन पर गूंज उठी। ग्लोबल थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड, क्रॉनफॉल सर्वाइव्ड एंड रीडायरेक्टेड, अल्टीमेट गॉन्टलेट कंप्लीट।
रिवॉर्ड अनलिमिटेड, परमानेंट गॉड लाइक फिजिकल एडेप्टेशन अनलॉक्ड। सूरज ढल रहा था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स क्रॉनफॉल के ऊपर मंडराने लगे थे। सेरीना, कोल और मार्कस सबसे पहले एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे। कोल मुस्कुरा रहा था। मार्कस ने राहत की सांस ली और सेरीना वह कैमरे बंद करके सीधे मेरी तरफ आई। अब क्या? उसने पूछा। ग्रांट खत्म हो चुका है। पूरा नेटवर्क तुम्हारा है। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। मैंने दूर चमकते हुए शहर को देखा, अपने गीले बालों को पीछे किया और मुस्कुराया। दुनिया ने सिर्फ यह देखा है कि जब दबाव बढ़ता है तो क्या होता है। अब वे देखेंगे कि जब कोई बंदिश ही ना हो तब क्या बनता है। मैंने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी पैराशूट, बिना किसी डर के समुद्र की लहरों और ढलते सूरज की रोशनी के बीच सीधे नीचे छलांग लगा दी। मेरे पैर फर्श को चीरते हुए नीचे धंस गए। एक्सट्रीम फोर्ट्रेस वाले हादसे के बाद पहली बार मेरे हाथ कांपे थे। सिस्टम ने इस तबाही के पैमाने स्केल को महसूस किया। उड़ते हुए मेगा स्ट्रक्चर का डायरेक्ट स्ट्रक्चरल रीडायरेक्शन, मैक्सिमम डिफिकल्टी मल्टीप्लाई एक्टिवेटेड, लॉर्ड के अंदर परमानेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज अप्लाइड। मैं उसे ऊपर धकेलता रहा। कंट्रोल कॉलम एक एक करके अपनी जगह से उखड़ने लगा। इंजन्स का रुख बाहर की तरफ मुड़ा और क्रॉनफॉल पश्चिम दिशा की तरफ खिसकने लगा। तभी ग्रांट रेंगते हुए एक छोटे एस्केप हैच की तरफ भागने लगा। मैंने कॉलम को छोड़े बिना ही एक हाथ से उसका टखना पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लाते मारने लगा और बोलने लगा कि पूरा आइलैंड टूटकर बिखर जाएगा। तो मेरी मदद करो, मैंने दांत पीसते हुए कहा। उसने मेरी तरफ खौफ से देखा। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथ के बगल में उस लोहे के लीवर पर रखवा दिए। ग्रांट शारीरिक रूप से इतना ताकतवर नहीं था कि उससे कोई फर्क पड़ता, लेकिन उस सीन का इम्पैक्ट सबसे बड़ा था। सेरीना का लाइव फीड पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जिस इंसान ने क्रॉनफॉल बनाया था, आज वही अपनी जान बचाने के लिए उस भारी आइलैंड को शहर से दूर धकेलने में मेरी मदद कर रहा था। आइलैंड मुड़ गया। शहर से सिर्फ 500 फीट ऊपर से उसकी काली परछाई गुजरी। इंजन्स की गर्माहट से इमारतें हिल गईं, खिड़कियों के कांच फूट गए, कारें हवा में थरथराने लगीं। लेकिन वह विशालकाय टापू शहर की सीमा को पार करके नदी के पार खाली मैदान की तरफ निकल गया। तभी मेन सपोर्ट जवाब दे गए। कंट्रोल कॉलम टूटकर अलग हो गया। क्रॉनफॉल एक तरफ बुरी तरह तिरछा हो गया, जिससे मैं और ग्रांट हवा में उछल गए। शहर तो सुरक्षित हो चुका था, लेकिन क्रॉनफॉल के अंदर मौजूद लोग नहीं थे। हजारों इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और वर्कर्स अंदर फंसे हुए थे। आइलैंड नदी के पार जमीन पर पलटने वाला था। मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। मैंने ग्रांट को उठाकर उसी के इमरजेंसी एस्केप कैप्सूल के अंदर पटका और दरवाजा बंद कर दिया। वह अंदर से चीखता रहा कि यह कैप्सूल सिर्फ उसके लिए बना है। मुझे पता है। और मैंने उस कैप्सूल को नदी की तरफ लात मार दी। उसका पैराशूट खुला और ग्रांट अपने ही सर्वाइवल प्लान में कैद होकर हवा में तैरने लगा। सारे कैमरे उसी का पीछा कर रहे थे। मैं क्रॉनफॉल की घूमती हुई सतह पर कूदा। वह आइलैंड अब एक गिरती हुई दीवार बन चुका था। मैं टूटती हुई इमारतों के बीच दौड़ा, फंसे हुए कमरों को उखाड़कर इमरजेंसी पॉड्स को पानी की तरफ फेंकने लगा, गिरते हुए वर्कर्स को थामकर सुरक्षित जगहों पर रखने लगा और फ्यूल टैंक्स को फटने से पहले ही दूर धकेलता गया। हर एक सेकंड में मुझे सैकड़ों कैलकुलेशंस करने पड़ रहे थे। तभी कोल एक चुराए हुए एयरक्राफ्ट के साथ नीचे पहुंच गया। जाहिर सी बात है, वह आता ही वह आइलैंड के नीचे उड़ते हुए अपने कार्गो नेट में पॉड्स को कैच करने लगा। मार्कस टावर से ट्रैकिंग सिग्नल्स के जरिए गाइड कर रहा था और सेरीना आइलैंड के स्पीकर्स पर लोगों को उन हिस्सों की तरफ भागने का ऑर्डर दे रही थी जिन्हें मैंने सेव कर दिया था। हम चारों ने मिलकर ग्रांट के इस विनाशकारी हथियार को इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल दिया था। लेकिन क्रॉनफॉल बहुत ज्यादा विशाल था। सारे वर्कर्स वाले सेक्शंस अलग होने के बाद भी उसका बचा हुआ मेन सेंटर पीस जब जमीन से टकराता तो मीलों दूर तक तबाही मच जाती। मैं गिरते हुए आइलैंड के सबसे निचले किनारे पर खड़ा था। नीचे की खाली जमीन भयानक स्पीड से ऊपर आ रही थी। सिस्टम ने मुझे कोई सुझाव नहीं दिया, कोई नियम नहीं बताया, कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा है, मुझे अपने तरीके खुद चुनना पसंद है। मैं क्रॉनफॉल के ठीक नीचे कूद गया। मैंने अपने दोनों हाथ उस गिरते हुए आइलैंड के नीचे जमाए और पूरे जोर से ऊपर धकेला। क्रॉनफॉल नहीं रुका। जाहिर सी बात है, नहीं रुकता। एक गिरते हुए आइलैंड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे कोई इंसान कितना ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा हो। उसका हजारों टन वजन मुझे नीचे दबाने लगा। हवा मेरे शरीर के चारों तरफ धमाके के साथ फटने लगी। मेरे कंधे चीख उठे, मेरे पैर जमीन की तरफ थे और दोनों हाथ उस मोहल्ले जितनी चौड़ी लोहे की सतह पर।
पहले सेकंड में कुछ नहीं बदला। दूसरे सेकंड में मैंने उसकी स्पीड को इतने बारीक मार्जिन से धीमा किया जिसे कोई कैमरा नहीं नाप सकता था। तीसरे सेकंड में मेरी हाथों की हड्डियां कड़कड़ाकर टूटने लगीं। दिमाग में सिस्टम की आवाजों की बारिश होने लगी। कैटास्ट्रॉफिक लॉर्ड सस्टेंड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज, मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज, मैक्सिमम रिकवरी इंक्रीज। उसी जानलेवा दबाव के बीच मेरा शरीर टूट रहा था और पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत होकर दोबारा जुड़ रहा था। मेरी मांसपेशियां फटतीं, सिस्टम उन्हें तुरंत और सख्त बना देता और वे फिर फटतीं। मुंह से खून निकला और हवा के तेज दबाव में उड़कर ऊपर आइलैंड पर जा चपका। जमीन अब सिर्फ 2000 फीट दूर थी। मैंने अपनी ग्रिप का एंगल बदला। उस एक छोटे से बदलाव ने पूरे आइलैंड का झुकाव 1 डिग्री मोड़ दिया। वही 1 डिग्री काफी थी। क्रॉनफॉल का रुख नदी के पास बनी आखिरी इमारतों से हटकर एक पुरानी खाली खदान क्वारी की तरफ हो गया। लेकिन सिर्फ नंगी ताकत से इसे रोकना नामुमकिन था। इसलिए मैंने पूरे आइलैंड को एक साथ रोकने की बेवकूफ़ी छोड़ दी। ग्रांट ने इसे अलग अलग जुड़े हुए सेक्शंस से बनाया था। मेरी मैकेनिकल अवेयरनेस ने उस पूरे आइलैंड को दबाव के एक नक्शे में बदल दिया। मैंने उसकी सबसे मजबूत मेन लाइन खोजी और उस पर अपने घूंसे से प्रहार किया। धमाका हुआ। वह पंच क्रॉनफॉल के ढांचे में किसी बजती हुई घंटी की तरह गूंज गया। उसके जॉइंट्स एक तय क्रम में टूटने लगे। बाहर के हिस्से बाहर बिखरने के बजाय अंदर की तरफ मुड़ने लगे। वह चौड़ा आइलैंड अपने सेंटर के चारों तरफ सिमटने लगा। वह हल्का नहीं हुआ था, बस छोटा हो गया था। मैं नए सेंटर ऑफ मास के नीचे गया और फिर से धकेला। 1000 फीट। मेरा बायां हाथ उल्टी तरफ मुड़ गया। मैंने उसे जबरदस्ती सीधा किया। 800 फीट। बाहर की रिंग खदान के पत्थरों से टकराई और जमीन को फाड़ती हुई गुजरी। 600 फीट। 400 फीट। सिमटा हुआ आइलैंड मेरी आंखों के सामने था। मैंने खदान की एक सख्त चट्टानी दीवार पर अपने दोनों पैर जमाए। दीवार पीछे चटक गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई हर एक बूंद ताकत लगा दी। स्टैंड कारपेट पर मारे गए वे शुरुआती पुशअप्स, शहर में भागी गई हर मील, जिम की वो ट्रेनिंग, कोल के घूंसे, ग्रांट के बनाए जाल, सेरीना का शक और वो हर नामुमकिन वजन जो मैंने उठाया था। गिरता हुआ आइलैंड आधी धड़कन के लिए हवा में थम गया। क्रॉनफॉल खदान के ऊपर मेरे हाथों में हवा में झूल रहा था। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने उसे धकेला, जरूरत से ज्यादा दूर नहीं, बस इतना कि मैं उसके नीचे से निकल सकूं। क्रॉनफॉल हवा में थोड़ा उछला, एक बार घुमा और खदान के अंदर जा गिरा। उस टक्कर से धूल का एक भयानक गुबार उठा। दूर खड़े पेड़ मुड़ गए, नदी का पानी हवा में उछल गया और उस वीरान इलाके की सारी खिड़कियों के कांच टूट गए। लेकिन शहर सही सलामत खड़ा रहा और मैं भी खड़ा रहा। जैसे तैसे। मेरे हाथ ढीले लटके थे, चमड़ी राख और निशानों से भरी थी। मेरा एक घुटना जमीन से छू गया। इतिहास में पहली बार दुनिया ने मुझे घुटनों पर देखा था। कैमरे ने तुरंत झूम इन किया। लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने अपने पीछे पड़े उस तबाही के मलबे को देखा। फिर अपने दोनों हाथ जमीन पर टिके और मैंने एक पुशअप मारा। दिमाग में सिस्टम की आवाज शायद अब तक की सबसे साफ टोन में गूंजी। एक वैलिड पुशअप कंप्लीट अंडर पोस्ट कैटास्ट्रॉफिक टोटल बॉडी फेलियर। रिवॉर्ड $10 बिलियन। मुझे हंसी आ गई। मेरा पहला पुशअप $10,000 का था और यह वाला $10 बिलियन का। रकम अब बेमतलब हो चुकी थी। संदेश मायने रखता था। गेम कभी नहीं बदला था। क्रॉनफॉल मेगा स्ट्रक्चर सक्सेसफुली डाइवर्टेड। मास रेस्क्यू कंप्लीट। फाइनल किंग्स गॉन्टलेट चैलेंज कंप्लीट। रिवॉर्ड $1 ट्रिलियन। Permanent total physical capacity increase applied. Special achievement unlocked. Force beyond existing measurement standards. पब्लिक को सिस्टम की आवाज सुनाई नहीं दी, पर उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़े होते देखा। अगले ही पल जो चीख गूंजी वह नदी के पार, पूरे शहर में और दुनिया के हर ब्रॉडकास्ट में छा गई। लोग सड़कों से, छतों से, अस्पतालों से, जिमों से और अपने घरों से पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। उन्होंने एक उड़ते आइलैंड को धूल में गायब होते देखा था और फिर उस धूल के बीच से एक इंसान को बाहर आते देखा था। कोल ने अपने एयरक्राफ्ट की एक विंग तोड़ते हुए जैसी तैसी लैंडिंग की और दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मार्कस अपनी भारी रेस्क्यू गाड़ी में पहुंचा। सेरीना हेलीकॉप्टर से उतरी, हाथ में कैमरा लिए जिसे वह बंद करना भूल चुकी थी। कोल ने मलबे को देखा, फिर मुझे देखा। तुमने सच में उसे उठाकर फेंका? हाँ, मैंने कहा। झूठ है, कोल चिल्लाया।
मार्कस ने मलबे के नीचे लोहे पर छपे मेरे हाथों के गहरे निशानों की तरफ उंगली दिखाई। कोल की बोलती बंद हो गई। सेरीना सबसे बाद में आई। उसने मेरी फटी हुई चमड़ी, कांपते हाथ और बिल्कुल स्थिर आंखों को देखा। तुम बस मरने ही वाले थे, उसने कहा, जैसे मेरी हार का नाप ले रही हो। तुम कुचले जाने से सिर्फ 1 सेकंड दूर थे। तो मेरे पास 1 सेकंड ज्यादा था। वह कुछ बहस करती, उससे पहले ही नदी के किनारे अलार्म बज उठा। ग्रैंट का एस्केप कैप्सूल जमीन पर आ गिरा था। हम जब वहां पहुंचे तो ग्रैंट एक पेड़ पर अपने पैराशूट की रस्सियों में उलझा हुआ लटका था। कैप्सूल का दरवाजा जाम हो चुका था। उसका महंगा सूट फट चुका था और चेहरे पर धूल जमा थी। नीचे भीड़ जमा हो चुकी थी और दर्जनों कैमरे उसे घेरे हुए थे। उसने कैप्सूल को समुंदर में अपने प्राइवेट शिप पर उतरने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन मेरे रीडायरेक्शन ने उसकी दिशा बदलकर उसे पब्लिक के तमाशे के बीच पटक दिया था। मैंने झटके से कैप्सूल का दरवाजा उखाड़ दिया। ग्रैंट धीरे से बाहर निकला। पहली बार भीड़ में से किसी ने उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ा। लोगों ने किसी महान बिजनेस टाइकून को नहीं देखा। उन्होंने उस इंसान को देखा जिसने शहर को खतरे में डाला, छुपकर भागने का प्लान बनाया और आखिर में उसी इंसान से बचाया गया जिसे वह बर्बाद करना चाहता था। ग्रांट ने आसपास के चेहरों को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तुम जीत गए, उसने धीरे से कहा। मैं क्रॉनफॉल के हिलने से पहले ही जीत गया था, मैंने जवाब दिया। कब? जब तुमने यह फैसला किया कि पूरी दुनिया को यह तमाशा देखना ही पड़ेगा। यही सच था। ग्रांट की सबसे बड़ी ताकत हमेशा अटेंशन को कंट्रोल करना रही थी, लेकिन मुझे पब्लिकली हराने के लिए उसे एक बहुत बड़ी ऑडियंस की जरूरत थी। उसने खुद को हर कैमरे के सेंटर में रखा और इसे स्ट्रैटेजी कहा। जिस ऑडियंस ने उसके जाल को बड़ा बनाया था, उसी ऑडियंस ने उसकी हार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने पूछा कि मैं उससे क्या क्या छीनने वाला हूं। उसका नेटवर्क, उसके अरीना, उसकी कंपनियां, उसकी पूरी जायदाद। वह सोच रहा था कि जीत का मतलब मालिकाना हक, ऑनरशिप होता है, क्योंकि वह सिर्फ इसी भाषा को समझता था। मैं वो चीज पहले ही ले चुका हूं जो सच में मायने रखती थी, मैंने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसका घमंड, सब खत्म हो चुका था। मैं चाहता तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता था। मेरे पास इतना पैसा था कि उसकी पसंदीदा हर चीज खरीदकर उसे जिम का सामान बना देता। इतनी ताकत थी कि उसे टावर की छत से उठाकर किसी दूसरे देश में फेंक देता। लेकिन मैंने उसे एक रास्ता दिया। मैंने कहा कि वह द असेंशन मेरे टावर में एंट्री ले सकता है। कोई स्पेशल वीआईपी एंट्री नहीं, कोई प्राइवेट लिफ्ट नहीं। वह बाकी आम लोगों की तरह पहली मंजिल से शुरुआत करे, और अगर वह कभी अपनी मेहनत से सबसे ऊपर छत तक पहुंच पाया तो मैं अरीना में उससे मिलूंगा। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन ग्रांट नहीं हंसा। वह इस सजा का मतलब समझ चुका था। मैंने उस इंसान को, जो खुद को दुनिया के ऊपर समझता था, जमीन पर खड़े एक साधारण चैलेंजर में बदल दिया था। वह बिना कोई जवाब दिए नीची नजरें करके वहां से पैदल ही चला गया। मुझे पता था कि वह वापस आएगा। घमंड हारने से खत्म नहीं होता। या तो वह टूट जाता है या फिर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। क्रॉनफॉल के बाद के दिनों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों से असेंशन टावर्स बनाने की मांग उठने लगी। वैज्ञानिकों ने क्रॉनफॉल को रोकने में लगी ताकत पर रिसर्च शुरू कर दी। तो वित्तीय विशेषज्ञ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मेरी नेटवर्थ का हिसाब लगाते लगाते थक गए। मैंने नदी के पास की उस वीरान जगह को खरीद लिया और क्रॉनफॉल के मलबे को दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक चैलेंज पार्क में बदल दिया। उसके बाहरी रिंग को रनिंग ट्रैक बना दिया गया। झुकी हुई इमारतों को क्लाइंबिंग वॉल, प्रेशर चैम्बर को एक सेफ ट्रेनिंग सिम्युलेटर और उसकी रोबोटिक आर्मी को पिघलाकर भारी डंबल्स और वेट्स बना दिए गए। ग्रांट ने एक हथियार बनाने में अरबों डॉलर बहा दिए थे, और मैंने उसे एक जिम में बदल दिया। इस बात ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। टावर ऑफ प्रूफ अब हर हफ्ते होने लगा, लेकिन अब मैं हर चैलेंज खुद पूरा नहीं करता था। टावर चढ़ने वाले आम लोग सार्वजनिक चैलेंजेस चुन सकते थे। एक बूढ़ी दादी ने अपने वजन से दोगुना भारी बोरा 50 सीढ़ियां ऊपर उठाकर किसी मूवी स्टार से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। एक 17 साल के लड़के ने ऐसा कठिन बैलेंस ट्रैक पार किया जिसे सब नामुमकिन मानते थे, और इतना कैश प्राइजेस जीता कि अपने परिवार को एक सेफ घर में शिफ्ट कर सके। मैं ऊपर से सब देखता था। दूसरों के बेहतर होने पर मुझे सिस्टम कोई पैसा नहीं देता था, और जरूरत भी नहीं थी। लोगों की इस प्रगति ने मेरे आसपास की दुनिया को बदल दिया था। हर वो इंसान जो अपनी सीमा तोड़ता था, वह एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहा था जिसे हराने के लिए मुझे भविष्य में और मजबूत होना पड़ता।
मैं खुद अपने विरोधियों की एक फौज खड़ी कर रहा था। कोल ऊपर के अरीना का पहला ऑफिशियल गार्डियन बन गया। मुझसे मिलने से पहले हर चैलेंजर को कोल से लड़ना पड़ता था। वह इस रोल से प्यार करता था। एक शाम जब मैं ढलते सूरज को देख रहा था, कोल ने पीछे से मुझ पर अटैक किया। उसकी किक मेरी गाल को छूकर निकली। महीनों बाद उसका पहला सटीक वॉर। वह 3 सेकंड तक खुशी से नाचा, फिर मैंने उसे उठाकर टावर के बीच बने स्विमिंग पूल में फेंक दिया। वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। सिस्टम ने मुझे $0 दिए, लेकिन उस बात ने मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कोल फिर से एक असली चैलेंजर बन रहा था। मार्कस पूरे ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का जनरल बन चुका था। उसने उन अमीर घमंडी लोगों को लात मारकर बाहर निकाला जो दूसरों की इज्जत नहीं करते थे, और हर 10वीं मंजिल पर एक किचन बनवाया, क्योंकि उसे आज भी वो सूप वाला किस्सा याद था। उसने मेरे बेसमेंट वाले पुराने जिम को बिल्कुल नहीं छुआ। वह दागदार फर्श, वह फटा हुआ पंचिंग बैग आज भी वैसा ही था। जब टावर का शोर बढ़ जाता तो मैं अकेले उसी बेसमेंट में जाकर ट्रेनिंग करता। वह जगह मुझे याद दिलाती थी कि असली ताकत की शुरुआत अक्सर ऐसे कमरे से होती है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। सेरीना अकेली ऐसी इंसान थी जो बिना इजाजत मेरे ब्लैक चैम्बर में आ सकती थी। उसने मेरी ताकतों और तरीकों पर रिपोर्ट्स छापी। कभी मैं उनमें हीरो दिखता तो कभी खौफनाक। वह दुनिया को यह मानने नहीं देना चाहती थी कि मेरी हर बात सही है। एक रात उसने मेरे सामने एक फोल्डर रखा। दुनिया भर के असेंशन टावर्स में ट्रेनिंग करते आम लोगों, एथलीटों और रेस्क्यू वर्कर्स की तस्वीरें। रिकॉर्ड्स हर हफ्ते टूट रहे थे। उसने पूछा, क्या तुम्हारा सिस्टम इन लोगों को भी प्रभावित कर रहा है? मैंने कहा, सिस्टम किसी और से बात नहीं करता, लेकिन जो दुनिया मैंने बनाई है वह हर इंसान पर दबाव डाल रही है। जब लोग किसी इंसान को समंदर पर दौड़ते और गिरते हुए शहर को हाथों में थामते देखते हैं तो उनकी अपनी सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं। सेरीना, अगर कोई मुझे हराने के लायक बनता है तो वही तो इस पूरे खेल का असली मजा है। पहले पुशअप के 6 महीने बाद मेरा शरीर किसी भी इंसानी कैटेगरी से बाहर हो चुका था। मैं टेक ऑफ करते फाइटर जेट से तेज दौड़ सकता था, घंटों पानी के नीचे सांस रोक सकता था। पिघलते हुए लोहे की गर्मी और मशीनों को पीस देने वाला दबाव मुझ पर बेअसर था। मेरी नेटवर्थ कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो चुकी थी। पैसा मेरे चारों तरफ बिजली की तरह बहता था। और फिर 6ठे महीने के आखिरी दिन सूरज उगने से ठीक पहले ग्रांट वापस आया। कोई कैमरे नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। वह साधारण ट्रेनिंग कपडिडो में आम लोगों की लाइन में खड़ा था, मजदूरों, स्टूडेंट्स और दूर दूर से आए एथलीट्स के साथ। मार्कस ने पूछा कि क्या उसे बाहर निकाल दें। मैंने मना कर दिया। ग्रांट ने पहला कदम बढ़ाया। वह शुरुआत में ही संघर्ष करने लगा। तिरछा फर्श उसे दीवार से दे मारता, बर्फीली बारिश उसकी स्पीड धीमी कर देती, भारी बैग उसे नीचे खींचता। लोग उससे आगे निकल गए। किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर एक अनजान चैलेंजर ने हाथ बढ़ाकर उसे गड्ढा पार कराया। ग्रांट ने उस हाथ को ऐसे देखा जैसे कोई ऐसी चीज हो जो वह समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने हाथ थाम लिया। घंटों गुजरे। 10वीं मंजिल, 20वीं मंजिल। हीट चैम्बर में वह गिरा, पर रेंगते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर उसे उल्टी हुई, पर वह नहीं रुका। क्लाइंबिंग वॉल पर उसके हाथों से खून बहने लगा। जो इंसान कभी विशाल कुर्सी पर बैठकर दूसरों को नचाता था, आज वह एक एक दर्दनाक कदम खुद चढ़ रहा था। शाम तक वह फाइनल अरीना में पहुंचा, जहां कोल इंतजार कर रहा था। ग्रांट मुश्किल से खड़ा पा रहा था। सरेंडर करोगे? कोल ने पूछा। ग्रांट ने अपने कांपते हुए घूंसे उठाए। फाइट सिर्फ 4 सेकंड चली। कोल ने उसके सीने पर एक हल्का सा पंच मारा और ग्रांट फर्श पर जा गिरा। वह वहीं पड़ा रहा, ऊपर देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा। यह किसी घमंडी इंसान की हंसी नहीं थी, यह एक थके हुए पर अपने दम पर कुछ पूरा करने वाले इंसान की हंसी थी। उसने हार मान ली थी, पर यह हार उसकी अपनी कमाई हुई थी। कोई मशीन, कोई कर्मचारी उसके बदले नहीं लड़ा था। कोल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ग्रांट ने उसे पकड़ लिया और खड़ा हो गया। सिस्टम ने मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, लेकिन शीशे के पीछे से देखते हुए मुझे एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं चाहता था। वह गरीब इंसान जिसे सब रिजेक्ट करते थे, आज दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन चुका था। क्रॉनफॉल एक मेमोरियल बन चुका था। असेंशन टावर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका था। और फिर चांद, मून के ऊपर वह चीज दिखाई दी। दूरबीनों से साफ दिख रहा था। चांद के डार्क साइड से एक विशालकाय चांदी की संरचना बाहर निकली। वह किसी भी स्पेस स्टेशन से हजारों गुना बड़ी थी। दुनिया की हर स्क्रीन पर एक ही सिग्नल चमक उठा। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक इमेज।
चांद की सतह पर बना एक विशाल अरीना जिसके जिसके सेंटर में एक काला झंडा ब्लैक फ्लैग गड्ढा था। नीचे एक दूरी लिखी आई, 2,38,900 मील। और फिर एक ग्लोबल चैलेंज आया, पहुंच सको तो झंडा उखाड़ लो। अरीना में खड़े कोल ने मैसेज देखते ही ठहाका लगाया। मार्कस ने चांद को देखा, फिर मुझे देखा और बोला, हमारा जोमेटो वाला वहां डिलीवरी नहीं देगा। सेरीना ने सिग्नल को देखकर कहा, यह एक जाल हो सकता है। जाहिर सी बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में वहां जाने की सोच रहे हो? उसने पूछा। मैं छत की बाउंड्री पर गया। नीचे पूरा शहर जगमगा रहा था। दूर असेंशन टावर्स चमक रहे थे और ऊपर आसमान में गोल चांद इंतजार कर रहा था। 6 महीने पहले एक पुशअप ने मुझे $10,000 दिए थे। तब से लेकर आज तक हर एक टेस्ट ने मुझे ज्यादा अमीर, ज्यादा मजबूत और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला इंसान बना दिया था। दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर रिसर्च की, मुझसे डरी और आखिर में मेरा पीछा करने लगी। लेकिन अब पृथ्वी की सीमाएं मेरे लिए छोटी पड़ रही थीं। मैंने अपनी जैकेट उतारी। क्या कर रहे हो? सेरीना ने पूछा। कैलकुलेशन। क्या तुम चांद तक कूद सकते हो? कोल ने चिल्लाकर पूछा। अभी नहीं। मार्कस ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि वह समझ गया था कि मेरे इस अभी नहीं का क्या मतलब था। मैंने अपने दोनों हाथ छत के कंक्रीट पर टिके। पहले पुशअप ने मेरी जिंदगी बदली थी और यह अगला पुशअप 2 दुनियाओं के बीच की दूरी बदलने वाला था। मैंने आसमान में चमकते चांद को देखा, मुस्कुराया, अपने शरीर को ऊपर धकेला और इंतजार करने लगा कि सिस्टम मुझे बताए कि अब नामुमकिन की कीमत क्या चल रही है।